एक बार लास्ट क्लास का रिवीजन, प्लीज बातचीत बंद कीजिए। एक बार लास्ट क्लास का रिवीजन। ठीक है। ऑडिट का 3 बेसिक क्लास है। ये तीनों बेसिक क्लास हम लोग यूट्यूब पे डालेंगे, जस्ट बिकॉज कोई भी रहे, चाहे पेड रहे या अनपेड रहे, बेसिक्स आइडिया बिहाइंड द ऑडिट उसको पता चल जाए। ठीक। ऑडिट होता क्या ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर लिए। आज अब आज हम लोग सिखाएंगे ऑडिट कैसे किया जाता है और ऑडिट क्यों करना चाहिए। ऑडिट क्यों करना चाहिए और ऑडिट कैसे किया जाता है। सबसे पहले हम लोग पढ़े थे कि ऑडिट डिराइव किया गया था लैटिन वर्ड में, जिसका मतलब क्या था? अडॉयर। अडॉयर मतलब क्या होता है? टू हियर, मतलब सुनना। ठीक है। पहले के टाइम पे ऑडिट हुआ करता था, राजा महाराजा टाइम पे भी ऑडिट हुआ करता था। जस्ट लोग बोलते थे और सुनते, मतलब बोलते थे और सामने वाला सुना और थोड़ा बहुत ऊपर पर करके निकल गया, क्योंकि पता था लोग झूठ वगैरह नहीं बोलते थे। बहुत दिनों के बाद झूठ का आविष्कार हुआ। तो पता चला भाई अब सुनने से काम नहीं होगा, अब बकायदा चेक करना पड़ेगा कि जो जो आप बोल रहे हो वो सच बोल रहे हो या झूठ बोल रहे हो। तो उसके लिए हम लोग प्रॉपर बिलिंग वगैरह चेक करते हैं। ठीक है। डेफिनेशन ऑफ ऑडिट ऑलरेडी हम लोग, मैं क्लास में आपको एकदम लर्न करा के भेजा था कि ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। इंडिपेंडेंट वर्ड क्यों यूज करते हैं? क्योंकि जो ऑडिटर है, ऑडिटर जिस भी कंपनी का ऑडिट कर रहा है, उस कंपनी से उसका ना कोई इंटरेस्ट है, मतलब पर्सनली इंटरेस्ट है, ना कोई प्रोफेशनली इंटरेस्ट है, ना कोई उसका रिलेटिव है, और ना ही कोई घूस वगैरह लेकर के काम किया। तो मतलब ऑडिटर का सामने वाली कंपनी से दूर दूर तक कोई भी नाता नहीं है। यहाँ पे ऑडिटर जो भी ओपिनियन देगा वो अनबायस्ड होकर देगा, या बायस्ड होकर देगा? अनबायस्ड होकर। आपको भी अगर किसी कंपनी से मतलब नहीं है तो आप जो भी ओपिनियन दोगे वो अनबायस्ड होकर दोगे। लेकिन आप अपने पापा कंपनी का ऑडिट कर रहे हो तो पुत्र धर्म निभाओगे, लड़की करेगी तो पुत्री धर्म निभाएगी। यहाँ पे वैसा बात नहीं है। तो ऑडिटर का जो ओपिनियन है वो कैसा है? इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। अच्छा, ये एग्जामिनेशन किस चीज का है? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, मतलब पीएल अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो वगैरह का। अब ये जो कंपनी है, चाहे प्रॉफिट मेकिंग हो या प्रॉफिट मेकिंग नहीं हो, मतलब चैरिटेबल कंपनी हो या प्रॉफिट मेकिंग कंपनी हो, चाहे छोटी कंपनी हो या बड़ी कंपनी हो, चाहे लीगल फॉर्म हो या लीगल फॉर्म नहीं हो। ठीक है। लीगल फॉर्म का मतलब रजिस्टर्ड, इलीगल फॉर्म मतलब किसी भी एक्ट में रजिस्टर्ड नहीं है। ये जितने भी साग सब्जी वाले, जितने भी छोटे मोटे आपको दिखते हैं, ये कहीं रजिस्टर्ड नहीं है, बट ये इलीगल फॉर्म है। ये इलीगल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, इलीगल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है। अच्छा, ये एग्जामिनेशन क्यों किया जा रहा है? ये एग्जामिनेशन इसलिए किया जा रहा है कि जो ऑडिटर है वो क्या दे सके? ओपिनियन। अब ओपिनियन का दो पार्ट होता है, एक होता है एब्सोल्यूट, एक होता है रीजनेबल। एब्सोल्यूट का मतलब जो बोलेंगे सच बोलेंगे, जो बोल दिए वही सच है, उसके अलावा कोई सच नहीं है, ये होता है एब्सोल्यूट। और रीजनेबल का मतलब क्या है? कि मेरा जो एक्सपीरियंस है, जो भी मैंने इंटायर सीए की जर्नी में पढ़ाई लिखाई किया है, आफ्टर सीए बनने के बाद जो मेरी ट्रेनिंग हुई है, वो वाला एक्सपीरियंस, प्लस 5 साल 10 साल के जॉब में मुझे जो एक्सपीरियंस मिला, प्लस मेरा जो नॉलेज है, एक्सपर्टीज है, मेरा जो ड्यू स्किल केयर है, उन सबको यूज करके मैंने ऑडिटिंग किया है। इस ऑडिटिंग पे आप भरोसा कर सकते हैं, मतलब हाई डिग्री ऑफ एश्योरेंस। ऑडिटर जब अपना ओपिनियन देखता है, उसकी जो ओपिनियन की वैल्यू है वो हाई डिग्री ऑफ क्या था? एश्योरेंस। हाई डिग्री ऑफ एश्योरेंस का मतलब आप मेरी बातों पे भरोसा कर सकते हैं। बट ऑडिटर ये नहीं बोल रहा है कि जो मैं बोल रहा हूं पत्थर की लकीर है। ऑडिटर ये बात नहीं बोल रहा है। ऑडिटर बोल रहा है कि वट एवर आई हैव द नॉलेज, एक्सपर्टीज, एक्सपीरियंस, ड्यू स्किल केयर, सब कुछ मैंने लगा दिया। मेरे हिसाब से मेरे हिसाब से कंपनी का जो बुक्स ऑफ अकाउंट है वो ट्रू एंड फेयर व्यू रिफ्लेक्ट कर रहा है। आप मेरे भरोसे, मतलब यूजर को बोल रहा है। देखो, ये जो ऑडिट रिपोर्ट होता है ना, ये कंपनी को नहीं मिलता है। एक्चुअल में ऑडिट रिपोर्ट मिलता है मतलब आम पब्लिक, मतलब मेंबर्स को मिलता है। तो कैसे मिलता है? ऑडिटर अपना ऑडिट रिपोर्ट देगा मैनेजमेंट को, और मैनेजमेंट का धर्म बनता है कि ये किसको दे? मेंबर को दे। तो ऑडिटर मेंबर को बोल रहा है। अच्छा, ऑडिट में ना हम मेंबर को यूजर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? यूजर्स बोलेंगे। है तो जगह। ए भाई, हम वॉलेंटियर वाला काम नहीं कर पाएंगे, साइड साइड साइड, ये सब थोड़ा तुम एडजस्ट करो। अच्छा दीपिका, चलो एक जन बैठ जाओ। तानिया तू बैठ जा, या नेहा तू बैठ जा।
तो ऑडिटर बोल रहा है, ऑडिटर कंपनी के मेंबर्स को बोल रहा है कि मेरे ओपिनियन पे भरोसा कर सकते हो, मतलब हाई डिग्री ऑफ एश्योरेंस है। याद रखना ऑडिटर का जो ओपिनियन है वो कैसा है, रीजनेबल है, एब्सोल्यूट। ठीक है। अच्छा, जो पर्सन ऑडिट करता है उसको अपने क्या बोलते हैं, ऑडिटर बोलते हैं। मेरा एक बात बताओ, क्या ऑडिटर बड़ी कंपनी का ऑडिट अच्छे से करेगा और छोटी कंपनी का ऑडिट ऊपर ऊपर से करेगा, क्या ये सही बात है? बोले थे ना, द इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी which auditor going to conduct the audit of profit making company is the same effectiveness and efficiency is also put the loss making company। मतलब जो इफेक्टिवनेस एफिशिएंसी उसने पुट किया था प्रॉफिट मेकिंग कंपनी के लिए, सेम इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी वो पुट करेगा लॉस मेकिंग कंपनी के लिए। ऐसा नहीं है तुम तो लॉस मेकिंग कंपनी हो, तुम्हारा ऊपर ऊपर कर देंगे, तुम तो बड़ी कंपनी हो, ज्यादा चंदा मिला है तो समझ रहे हो, ऊपर ऊपर नहीं करेंगे, डीपली करेंगे, ऐसा नहीं होगा। जो इफेक्टिवनेस एफिशिएंसी बड़ी मेकिंग कंपनी के लिए है, मतलब प्रॉफिट मेकिंग कंपनी के लिए है, सेम इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी छोटी कंपनी के लिए, चाहे वो लीगल फॉर्म हो या लीगल फॉर्म ना हो। समझ में आ रहा है मेरा बात? ओके। जो बंदा ऑडिट करता है उसको अपने क्या बोलते हैं, जो बंदा ऑडिट करता है उसको क्या बोलते हैं, ऑडिटर बोलते हैं। ठीक है। अभी ऑडिटर भी दो प्रकार, तीन प्रकार के हो सकते हैं। अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट कर रहे हैं तो बोलते हैं स्टैट्यूटरी ऑडिट। क्या बोलते हैं? सीए जो ऑडिट करता है उसको स्टैट ऑडिट बोलते हैं। शॉर्ट में क्या बोलते हैं, स्टैट ऑडिट या स्टैट्यूटरी ऑडिट। आम भाषा में इसको बोलते हैं बैलेंस शीट ऑडिट, बैलेंस शीट ऑडिट या फाइनेंशियल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट। बट रियल नेम क्या है, स्टैट ऑडिट। जो सीए ऑडिट करता है उसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी ऑडिट। सीएस जो ऑडिट करता है उसको बोलते हैं सेक्रेटरियल ऑडिट या कंप्लायंस ऑडिट। बोले थे ना लॉ का जो ऑडिट होता है उसको सेक्रेटरियल वर्ड यूज करते हैं या कंप्लायंस वर्ड यूज करते हैं। और सीएमए जो ऑडिट करता है उसको कॉस्ट आइटम की, मतलब कॉस्ट शीट वगैरह का ऑडिट करता है, कॉस्ट आइटम्स की ऑडिट तो सीएमए करता है। ठीक है। तो द पर्सन हु कंडक्ट द ऑडिट इज नोन एज ऑडिटर। ऑडिटर सीए भी हो सकता है, सीएस भी हो सकता है और सीएमए भी हो सकता है। सबको लगता है सीए ही ऑडिट कर सकता है, ऐसा नहीं है, सीए के अलावा सीएस और सीएमए भी कर सकते हैं। अच्छा, जो सीए ऑडिट करता है ना वो प्रैक्टिसिंग सीएस होना चाहिए। जब आप सीए बनोगे तो आपके पास ऑप्शन आएगा, आप अपना खुद की फॉर्म खोलोगे या कहीं पे जॉब करोगे। तो जो लोग जो सीए बन के जॉब करते हैं वो ऑडिट नहीं करते, जो सीए बन के जॉब करते हैं वो ऑडिट नहीं करते। वो बेसिकली क्या बनाते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट बनाते हैं या मैनेजमेंट में डिसीजन, या डायरेक्टर बनेंगे या कुछ सीएफओ बनेंगे। बट जो प्रैक्टिसिंग सीएस होते हैं जिनका अपना खुद का फॉर्म होता है वही लोग ऑडिट करते हैं। प्रैक्टिसिंग सीएस का पता है ना, पीसीए मतलब 5 साल का डिग्री के बाद उनको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है, तो वो जब आप बनोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो द पर्सन हु कंडक्ट द ऑडिट इज नोन एज ऑडिटर। ऑडिटर सीएस सीएस सीएमए तीनों हो सकता है। अच्छा, मिथ और रियलिटी अपने बस्ट किए थे। मिथ क्या था कि ऑडिटर का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है फ्रॉड और एरर को पकड़ना। नहीं, ऑडिटर का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, ओपिनियन देना कि सामने वाली कंपनी का बुक्स ऑफ अकाउंट ट्रू एंड फेयर व्यू रिफ्लेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव क्या क्या हो सकता है, सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव फ्रॉड एरर को पकड़ना, सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव टू चेक इंटरनल कंट्रोल सिस्टम वेदर इट इज स्ट्रांग और वीक। सेकेंडरी ऑडिट ये भी हो सकता है कि सामने वाला कंपनी में कितना रिस्क है वो भी, उसको भी एसेस करना। सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव ये भी हो जाएगा टू चेक वेरिफिकेशन, टू चेक वाउचिंग। ठीक है। टू वैल्यूएट एनालिटिकल प्रोसीजर, टू कैलकुलेट फाइनेंशियल की रेशियो। वो सब का सेकेंडरी है। पर प्राइमरी क्या है, वो सब जो मैंने बोला वो सेकेंडरी है। प्राइमरी क्या है, ओपिनियन देना, वो सब सेकेंडरी है। जैसे आपका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, आपका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, नॉलेज। स्टूडेंट का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, नॉलेज गेन करना। अब सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव क्या क्या हो सकता है, एग्जाम देना, डिग्री लेना, ये करना वो करना, आपका सेकेंडरी हो गया सब। लेकिन मेन आपको क्यों पढ़ाया जाता है, नॉलेज के लिए। एग्जाम क्यों लिया जाता है कि आपने भाई अच्छे से पढ़ाई लिखाई किया था कि नहीं किया था, उसके लिए एग्जाम लिया जाता है। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑडिटर का फ्रॉड एरर नहीं पकड़ना। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, ओपिनियन देना। सेकेंडरी में सब आ जाता है कि ऑडिट के दौरान अगर कोई फ्रॉड और एरर मिल गया तो पकड़ेंगे, अदरवाइज क्लीन रिपोर्ट देकर के निकल जाएंगे। समझ गए मेरा बात? ओके, पहला क्लियर है। दूसरा देखो, ऑडिटर क्या बुक्स ऑफ अकाउंट बनाएगा, कंपनी का बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिटर बनाएगा। कंपनी का बुक्स ऑफ अकाउंट कंपनी के अकाउंटेंट बनाएंगे, उसको चेक कौन करेगा, ऑडिटर। अब मैं अगर खुद ही बुक्स ऑफ अकाउंट बनाऊंगा और मैं ही चेक करूंगा, मैं ही चेक करूंगा तो सही बोलूंगा गलत बोलूंगा, सही बोलूंगा, वही बात है, यहाँ पे नहीं होगा। अच्छा,
ऑडिटर क्या कंपनी का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम चेक करेगा? नहीं। कौन बनाएगा? कंपनी बनाएगा। उसको चेक करने का काम कौन करेगा? ऑडिटर। अच्छा, ऑडिटर क्या क्लाइंट, क्लाइंट मतलब कंपनी, क्या कंपनी के विशेष के साथ चलेगा कि आज मंडे है, बाबा के दिन है, दूध में भांग मिला के सो जाओ, ऐसा बोलेगा क्या? नहीं ना। ऑडिटर विल कंडक्ट द ऑडिट इंडिपेंडेंटली, मतलब वो अपने हिसाब से करेगा। नेक्स्ट देखो, सिंस द ऑडिटर इज इंडिपेंडेंट, माना कि ऑडिटर इंडिपेंडेंट है, ही कैन डू वट एवर फील्स कंडक्ट द ऑडिट इन एनी मैनर। मतलब ऑडिटर एक इंडिपेंडेंट पर्सन है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप जब चाहे तब ऑडिट कर दो। मैंने क्या बोला? ऑडिटर अगर आप हैं तो आपको ऐसे फॉलो करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग। वो आपको जितना भी ऐसे दिया गया, जितना भी प्रेस्क्राइब ऐसे, वो सब आपको फॉलो करना पड़ेगा। मैंने एग्जांपल दिया था ना, ऐसे में इवन ड्रेस कोड तक लिखा गया है कि आपको क्या ड्रेस पहन के जाना है। तो ऑडिट के दौरान आपको क्या फॉलो करना है? ऐसे फॉलो करना है। ये नहीं कि जब मन कहे जैसे चाहे वैसे आप ऑडिट कर ले, ऐसा। जैसे ऑडिट में लिखा गया है कि सबसे पहले आपको रिस्क असेसमेंट करना है, मतलब रैप फॉलो करना है, फिर उसके बाद फैप फॉलो करना है, फर्दर असेसमेंट प्रोसेस करना है। फर्दर भी दो प्रकार का होता है, एक होता है कंप्लायंस, एक होता है सब्सटेंटिव। तो सबसे पहले आपको कंप्लायंस फॉलो करना है, देन सब्सटेंटिव फॉलो करना है। सब्सटेंटिव में सबसे पहले वाउचिंग करना है, वेरिफिकेशन करना है, देन एनालिटिकल प्रोसीजर फॉलो करना है। ये तो पूरा प्रोसेस लिखा हुआ है। तो ये नहीं कि जो मन में आया, जैसे मन में आया वैसे ऑडिट करके आप निकल गए, ऐसे नहीं। have to follow the rules. You have to follow the all the protocol which are set by the standards by the international body. आपको बताऊं, हमारे यहाँ पे जो भी ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स है वो इंटरनेशनल है। हमारे यहाँ पे जो भी ऑडिट स्टैंडर्ड है वो इंडिया का नहीं है। कहाँ का है? इंडिया में पहले होता था AAS, ऑडिटिंग एश्योरेंस एंड स्टैंडर्ड्स बोल के होता था, AAS होता था। अब हम लोग फॉलो नहीं करते। हमारे यहाँ पे जो ऑडिट स्टैंडर्ड फॉलो होता है वो इंटरनेशनल है। मतलब अमेरिका में जो ऑडिट होता है, अमेरिका में जो ऑडिट होता है वो इंडिया में भी ऐसे ही होता है। पैसा दिया भाई, कहे जमीन बैठ बैठ ना। अच्छा तुम लोग है ना, नेहा, नेहा नेहा तो दुबली पतली, थोड़ा आकाश, नेहा तू एडजस्ट कर, पीछे जगह नहीं है, इधर तो जगह है। उसी अपने दोस्त को बोलो ना। और भाई आई नो जगह बैठने का जगह कम है, थोड़ा आराम आराम से। हो गया ना? अब कोई और नहीं आ रहा तेरा दोस्त ना? अच्छा ये क्या 11 बजे वाले भी 12:30 में आ गए क्या? हमको मजबूर मत करो, वरना हम आईडी दे देंगे सबको, लाल पीला हरा नीला सब चेक करेंगे, लाल का मतलब 11 बजे। वो मजबूर मत करो मेरे को, जिसका जो टाइम नहीं उसी टाइम पे आएगा। 6 बजे वाले भी 11 बजे आ जा रहे हैं, तो ऐसा मत कर भाई। क्योंकि मैं 11 मंडे को 11 बजे वाला बैच पैक, 12:30 बजे वाला पैक, इवनिंग देख रहा हूँ अभी पैक। नेक्स्ट डे में अपना औकात पे सब आ गया। 10 स्टूडेंट आया 11 बजे वाला, इवनिंग में आया 6-7 स्टूडेंट आया। हेलो 12:30 बजे पे तो भगवान का कृपा है, आ ही जाता है। तो 11 बजे वाला में भाई आ जा, जो 11 बजे वाले है, वरना फॉर्म चेक करना पड़ेगा। फॉर्म में लिखा है तुमने 11-12 बजे लिखा है? ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। ओके 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 ओके। ऑडिटर सुनो ना। अच्छा सिंस क्या, सिंस इट है तानिया को, इसके ऊपर एक ही ब्लेम आएगा, पहले तो खुद शांत हो जाए। भाई शांत है सब? सब शांत है तो आवाज कौन कर रहा है बता ना। अगर सब शांत है तो आवाज कौन कर रहा है? इससे करके बात कर। सर आप तो छोटे मोटे गोल मटोल से देख तो पाओगे नहीं। बेटा ये बढ़ जाता है चेयर, बता है ना, ये मिर्जापुर का दद्दा वाला चेयर है। ये बढ़ जाएगा। अरे पढ़ाने दे भाई। अच्छा पढ़ाने दे पढ़ाने दे। अरे हंस लिया ना भाई, हम तो हंसा दिए, अब तो शांत हो जा।
देख सिलेबस नहीं पूरा होगा, तुम लोग गाली भी हमें को देगा फिर। अच्छा पता, अब ये सब यूट्यूब पे जाएगा, बोलेगा एपीसी में यही सब होता है। अरे शांत हो जा, हाथ जोड़ रहे हैं, लग रहा है चुनाव में खड़े हैं हाथ जोड़ करके। हम सीरियसली बोलते हैं, लोग मजाक में ले लेते हैं मेरे को। क्या कह रहे हैं, सबको डांटे क्या? अपना पेट में कौन रोजी रोटी मारे। अरे भाई शांत हो जा। ओ भैया, लेट आए हो पता है, शांत हो जाओ। हाँ, कहाँ जगह नहीं है, बात बुला रहे हो। सिंस इट इज नॉट, अरे सुन भाई, सिंस इट्स नॉट ऑडिटर ड्यूटी टू डिटेक्ट ऑल फ्रॉड एंड एरर, अच्छी बात है, ये ऑडिटर का ड्यूटी नहीं है फ्रॉड और एरर को पकड़ना, क्योंकि वो सेकेंडरी में आता, प्राइमरी में नहीं आता। ही कैन नेवर बी हेल्ड लाइबल फॉर अनडिटेक्टेड फ्रॉड एंड एरर, नहीं, आंसर इज नो। अगर मैं आपको बोलूं पढ़ाई करते रहो पढ़ाई करते रहो, कभी एग्जाम नहीं देना है, तुम बोलेगा अच्छे से हाँ सर पढ़ाई कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पे बोला गया ऑडिटर को, भाई तेरा ऑब्जेक्टिव नहीं है फ्रॉड और एरर को पकड़ना, पर ये तो प्राइमरी नहीं है पर सेकेंडरी तो है। सेकेंडरी का मतलब जब भी तुम ऑडिट करने आओगे, सारा का सारा ऐसे फॉलो करना पड़ेगा, सारा सारा क्या फॉलो करना पड़ेगा, ऐसे। अब ऐसे फॉलो करते करते तुमको कहीं पे फ्रॉड और एरर पकड़ लिया, वो तो तुमको बताना पड़ेगा ऑडिट रिपोर्ट में, बताना पड़ेगा कि नहीं बताना पड़ेगा? बोलो भाई, बताना पड़ेगा। वही चीज बोल रहा है कि तुमने ऐसे फॉलो किया, ऐसे फॉलो करके तुमको फ्रॉड और एरर दिख रहा था, तुमने उसको इग्नोर कर दिया, प्लस तुम्हारा खुद का तो बुद्धि है। अरे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बोल के एक चीज होती है ना, प्रैक्टिकल एक्सपोजर। जब तुम ऑडिट करने गए, तुमको दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है कि कैशियर एक नंबर का डैश है, कुछ पैसा पॉकेट में डाल रहा, कुछ पैसा गले में डाल रहा है। अब कैशियर का दिख रहा है कि कुछ पैसा वो गले में डाल रहा है, अरे गला समझता है, यहाँ पे कैश रखते हैं, और कुछ पैसा अपने पॉकेट में डाल रहा है, ये तुमको दिख रहा है कैमरा में, फिर ही बोल रहा है कोई बात नहीं, इग्नोर कर रहे हो, बड़ा दिल दिखा रहे हो। इस केस में आप लाइबल होंगे कि नहीं लाइबल होंगे, है ना? अच्छा, आगे वाले क्लासेस में मैं आपको ये सिखाऊंगा, कल को अगर ऑडिटर फंस गया तो बचेगा कैसे। अभी नहीं, धीरे धीरे जैसे जैसे हमारा सिलेबस बढ़ेगा, मैंने क्या बोला, 3 क्लास का ऑडिट कर लो, इसके बाद तुमको चैप्टर का फील समझ में आ जाएगा। कोई भी चैप्टर बोलोगे रैंडमली, बोलोगे सर 1 पढ़ाओ, 1 पढ़ा दूंगा, बोलोगे सर लास्ट पढ़ाओ, लास्ट पढ़ा दूंगा, कोई भी चैप्टर पढ़ाऊंगा, हर चैप्टर तुमको समझ में आएगा, बिकॉज तुमको 3 चैप्टर पूरा बेसिक ही मैंने क्लियर कर, तो कोई भी चैप्टर अगर मैं रैंडमली पढ़ाऊंगा आपको समझ में आ जाएगा, बेसिक्स मैं क्लियर कर दूंगा। समझ में आ रहा है मेरा बात? तो ऑडिटर ने अगर जानबूझ करके फ्रॉड और एरर नहीं पकड़ा, ऐसे फॉलो नहीं किया, उसने अपना ड्यू स्किल केयर नहीं लगाया, अपना एक्सपर्टीज एक्सपीरियंस यूज नहीं किया, क्या इस केस में लाइबल होगा कि नहीं लाइबल होगा? होगा। लेकिन अपना सब कुछ अच्छे से फॉलो किया, सारे प्रोटोकॉल फॉलो किया, सारे स्किल ड्यू केयर सब लगाया, एक्सपीरियंस लगाया, उसके बाद भी अगर कोई फ्रॉड एरर दिखता है तो उसके इसमें लाइबल नहीं। एग्जाम्पल दिए थे, जहाँ पे 5 करोड़ का कैश, 5 करोड़ का सामान, बदले में क्या दे दिए थे? अरे चेक तो दिए थे, साइड से क्या ले लिए थे, कैश ले लेते, उसके इसमें ऑडिटर पता कर पाएगा क्या? ऑडिटर किसमें लाइबल नहीं है। लेकिन अगर वो ऑडिट के दौरान उसको कुछ फ्रॉड और दिख रहा है तो उसका ड्यूटी बनता है उसको पकड़े और ऑडिट रिपोर्ट में उसको, ठीक है, समझ में आ रहा है? ये क्लियर है भाई, ये वाला पॉइंट। ऑडिटर लाइबल होगा अगर वो ऐसे को फॉलो नहीं करेगा, ऑडिटर लाइबल होगा अगर वो अपना ड्यू स्किल केयर एक्सपीरियंस एक्सपर्टीज यूज नहीं करेगा, तो लाइबल होगा। ऑडिटर का एश्योरेंस क्या होता है? गारंटी या रीजनेबल? रीजनेबल। ओनली सीए कैन ऑडिट, ये भी तो मिथ है ना, सीए के अलावा सीएस भी कर सकता है और सीएमए भी कर सकता है। सीएस जो करता है उसको बोलते हैं सेक्रेटरियल, सीएमए जो करता है बेसिकली उसको कॉस्ट ऑडिट बोलते हैं। ट्रू एंड फेयर व्यू का मतलब क्या है? अगर कंपनी प्रॉपर अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलो कर रही है, अगर कंपनी प्रॉपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो कर रही है, एडुकेट मतलब फुल डिस्क्लोजर दे रही है नोट्स टू अकाउंट में, क्या फॉलो कर रही है, और एफआरएफ फॉलो कर रही है, इस केस में बोल सकते हैं कि कंपनी का जो बैलेंस शीट है या जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है वो ट्रू एंड फेयर, करेक्ट। गैप वगैरह का, एफआरएफ वगैरह का डिफरेंस देख लेंगे बाद में। अब आपको ना सबसे पहले ये ऑडिट का प्रोसेस, ऑडिट करते कैसे हैं इसका ये प्रोसेस है मैं समझाऊंगा। उसके पहले हमारे मन में क्वेश्चन आ रहा है, सर आपने ऑडिट होता क्या ये समझा दिया, ऑडिट कौन करता आपने ये भी समझा दिया, ऑडिट में हम लोग ट्रू एंड फेयर व्यू क्या बोलेंगे ये भी आपने समझा दिया,
कुछ मैंने महिंद्रा वाला याद है ना, महिंद्रा वाला कुछ केस भी समझा दिया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, सर ऑडिट क्यों करते हैं? ऑडिट क्यों? राइट नाउ आज की क्लास में आपको 3 वाई, हाउ और टाइप्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिट क्यों करते हैं, ऑडिट कैसे किया जाता है, और ऑडिट रिपोर्ट क्या होता है, आज ये 3 बात सीख लेंगे। आप ऑडिट में और स्ट्रांग हो गए और आपका बेस। सबसे पहले ऑडिट क्यों करते हैं, वाई ऑडिटिंग। एज्यूम कर लेते हैं कि आप सब बीटेक वाले हैं। तो आप क्या इंडिया में सारे लोग कॉमर्स पढ़े हैं क्या? बहुत कम जनसंख्या है। आप यूपी बिहार में चल जाओगे तो कॉमर्स का बोलबाला तक नहीं है। राइट नाउ यूट्यूब की वजह से लोग जानना स्टार्ट करते हैं। आज के 10 साल के बाद यूपी बिहार में कॉमर्स क्या होता है किसी बहुत कम लोग जानते थे, समझ रहे हो ना? तो आप ये मान के चलो जो मेगा सिटी है, ठीक है, मतलब जो बड़े बड़े शहर है वहां पे कॉमर्स का बोलबाला है, अदरवाइज नॉर्मल सिटी में कॉमर्स का बोलबाला नहीं है। ये बात प्रूफ होता है कि इंडिया में सारे लोग कॉमर्स नहीं पढ़े, और जितने लोग कॉमर्स पढ़े हैं खुद को ही देख लो कितने अच्छे से पढ़े हो, है ना? तो आप भी अच्छे से पढ़ाई नहीं की हो। तो कहने का मतलब क्या है, इंडिया में फाइनेंशियल नॉलेज बहुत कम है लोगों के पास। फाइनेंस से रिलेटेड नॉलेज क्या है, बहुत कम है। फॉर एग्जाम्पल आप साइंस वाले हैं या आर्ट वाले हैं, आप मेरे पास आके बोलते हो सर ऐसे तो सुने आप काफ़ी अच्छा टीचर हो, फाइनेंस का नॉलेज रखते हो। हम बोले हाँ भाई, आप एडवाइस दीजिए। हम लोगों ने बहुत पैसा कमाए हैं, सैलरी के माध्यम से या बिजनेस के माध्यम से बहुत सारा पैसा कमाए हैं। और सर हमारा जो एक्टिव इनकम काफ़ी है। एक्टिव इनकम का मतलब क्या होता है भाई, कल को जॉब करोगे तो जो सैलरी मिलेगा उसको बोलते हैं एक्टिव इनकम। पैसिव इनकम मतलब क्या है, आप सो रहे हो अकाउंट में पैसा आ रहा है, आप कहीं घूमने गए फिर भी अकाउंट में पैसा आ रहा है, आप दोस्त के साथ चिल आउट हो रहे हो फिर भी अकाउंट में पैसा आ रहा है, वो कौन सी इनकम होती है, पैसिव इनकम होती है। तो आप बोल रहे हो नहीं सर एक्टिव इनकम तो आ रही है, जिस दिन बीमार पड़ जाते हैं सर उस दिन एक्टिव इनकम नहीं आता। अरे जिस दिन बीमार पड़ेगा छुट्टी हो जाएगा, छुट्टी का कौन पैसा देगा, कोई देगा नहीं। बोल रहा है सर एक्टिव इनकम तो बराबर आ रहा है, अपने को पैसिव इनकम कमाना है, अपने को सर सोते सोते पैसा कमाना है। तो मैं भाई किस बैंक में एफडी कर ले, साल का 7-8% मिल जाएगा, या स्टॉक मार्केट म्यूचुअल फंड में पैसा लगा दे। अब आप एक लेमैन हो, एक आम आम नागरिक हो, आपको नहीं पता, आपको कुछ भी नहीं पता अकाउंट्स के बारे में, कुछ भी नहीं पता। अब आप क्वेश्चन कर रहे हो, सर आप थोड़ा क्लियरली बोलिए ना। तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, उस एग्जांपल के माध्यम से समझा रहा हूँ। मैंने आपको बोला भाई इंडिया की ना टॉप कंपनीज है, निफ्टी 50 बोल के ऐसे भी इंडेक्स बता दिया, और मैं कंपनी का नाम बताया, बोले टाटा का नाम सुना, बोला हाँ सुना, रिलायंस का नाम सुना, बोला हाँ सुना, हम बोले अडानी नाम सुना, बोला सुना, बोला इन सबका शेयर्स है, इन सबका शेयर्स है, जाके स्टॉक मार्केट से परचेस कर ले। तो अब आप क्वेश्चन कर रहे हो, बिकॉज आप एक ले मैन हो, आप क्वेश्चन कर रहे हो सर ये जो रिलायंस कंपनी है इसका शेयर्स का दाम कैसे बढ़ता है। मैं बोल रहा हूँ जैसे जैसे रिलायंस कंपनी प्रॉफिट करेगी, जैसे जैसे रिलायंस कंपनी प्रॉफिट करेगी दाम बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो आपने बोला सर ये प्रॉफिट कैसे वाला हिसाब समझाइए ना। हमने रिलायंस कंपनी का अकाउंटेंट होता है, ठीक है, तो 4-5-10 अकाउंटेंट होंगे, जितनी बड़ी कंपनी नंबर ऑफ अकाउंटेंट ज़्यादा होंगे, सब मिल करके ना बुक्स ऑफ अकाउंट बनाते हैं। आप बोलो सर बुक्स ऑफ अकाउंट क्या होता है, हम वो एक पूरे साल भर का लेखा जोखा, जहाँ पे कितना सामान बिका, कितना पैसा आया, सब कुछ लिखते हैं वहाँ पे। मतलब मोटा मोटा मैं समझा रहा हूँ, बिकॉज आप तो मैन हो ना, आपको तो उतना आइडिया है नहीं, इतना पैसा आया इतना पैसा चला गया। तो आप बोल रहे हो सर ये जो लेखा जोखा काम कौन है, हमने रिलायंस कंपनी करता है। बोल रहा है सर अगर रिलायंस कंपनी ही बुक्स ऑफ अकाउंट बना रही है तो प्रॉफिट भी कौन दिखाएगा, हम बोले रिलायंस कंपनी दिखाएगा, रिलायंस कंपनी दिखाएगा। तो हम बोले सर ये जो स्टॉक मार्केट में शेयर का दाम कैसे बढ़ता है, हम लोग प्रॉफिट दिखाएगा दाम बढ़ जाएगा। यही होता है ना भाई, कंपनी का ग्रोथ होगा तो दाम बढ़ जाएगा, ग्रोथ समझता है ना, मोनेटरी टर्म्स में बढ़ जाना, न्यूमेरिकल टर्म्स में बढ़ जाना। तो हम बोले भाऊ रिलायंस कंपनी का जो बुक्स ऑफ अकाउंट है वो रिलायंस कंपनी खुद बनाती है। तो आप बोले सर प्रॉफिट कौन दिखाएगा, हम लोग रिलायंस कंपनी दिखाएगा। आप बोल रहे हो सर जैसे ही वो प्रॉफिट दिखाएगा, जैसे ही रिलायंस कंपनी प्रॉफिट दिखाएगा तो मार्केट में शेयर्स का दाम बढ़ जाएगा। हमने हाँ यही होता है। अब आप क्वेश्चन कर रहे हो सर ये भी तो सब प्रॉफिट गलत दिखा रहा है। यही बात है, बनाने वाला वही है, दिखाने वाला भी आरओसी को वही है, गलत तो दिखा ही सकता है। लास्ट में फर्स्ट क्लास में एग्जांपल दिए थे ना, कितनी कितना कांड हुआ देश भर में विदेश भर में, हुआ था ना भाई कांड, 4-10 साल से कांड किए जा रहा है, किसी को पता ही नहीं। राजू रामलिंगम का स्टोरी याद है, आत्मज्ञान हुआ था उसको, खुद आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में वोमिटिंग कर दिया कि 5 साल से कुकिंग कर रहे थे प्रॉफिट का। अब आप क्वेश्चन कर रहे हो सर आप बताइए ना, बुक्स ऑफ अकाउंट वही बनाया,
प्रॉफिट भी वही दिखाया, जैसे ही प्रॉफिट दिखाया शेयर का दाम बढ़ गया। अब जब शेयर का दाम बढ़ गया सर तो हमको प्रॉफिट होगा, हम बोले हाँ। अब आपको क्वेश्चन हो रहा है सर कैसे भरोसा करे, कैसे भरोसा करे कि जो उसका बुक्स ऑफ अकाउंट है वो सही, कैसे भरोसा करे कि जो प्रॉफिट दिखा रहा है सही है, और सर कैसे भरोसा करे जो अपना एसेट वो दिखा रहा है वो सही एसेट है, सर कैसे भरोसा करे कि जो अपनी लायबिलिटी कम है वो सही है। लोग होता ना क्या करते लोग, एसेट को ज्यादा दिखाते और लायबिलिटी को कम दिखाते, तो सर भरोसा नहीं हो रहा है। हम बोले भाई ये तेरा सिर्फ प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड का प्रॉब्लम है, लोग भरोसा ही नहीं करते आज के टाइम। है समझ, तो बोला सर इसका उपाय क्या है, तब मैं जाके आपको अब समझा रहा हूँ भाई सुन। एक ऑडिटर नाम का परिंदा है, आया वो सामने, एक ऑडिटर नाम का बंदा है जो थर्ड पार्टी है, जो क्या है इंडिपेंडेंट है, थर्ड पार्टी है। वो आएगा, वो आएगा कंपनी के अंदर, साल भर में जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट बनाया गया है वो सारे बुक्स ऑफ अकाउंट को अच्छे से ऑडिटिंग करेगा, अच्छे से चेक करेगा, और इन्होंने जो प्रॉफिट दिखाया उस प्रॉफिट को अच्छे से वेरीफाई करेगा, जो भी खर्चे दिखाए उस खर्चे को वेरीफाई करेगा, जो भी इनकम दिखा रहे उस इनकम को वेरीफाई करेगा, बैलेंस शीट के हर एक आइटम को वेरीफाई करेगा। फिर अपार्ट फ्रॉम दैट मैनेजमेंट को चेक करेगा, डायरेक्टर को चेक करेगा, सबको चेक करने के बाद फिर अपना एक ऑडिट रिपोर्ट देगा। अगर ऑडिट रिपोर्ट में लिखा रहेगा कि सामने वाली कंपनी साफ सुथरा गंगा जल की तरह पवित्र है, तो ट्रू एंड फेयर व्यू है, विश्वास कर लेना। ट्रू एंड फेयर व्यू विश्वास कर लेना, जो कि रिलायंस कंपनी का ऑडिटर हमेशा बोलता है कि जितना गंगा जी पवित्र है उतना रिलायंस कंपनी पवित्र है, ये तो हमेशा बोलते रहता है। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा है सर ये सीए के पास इतनी पावर कैसे आ गई। मैंने बोला भाई सीए तुम्हारे गली का हमारा तुम्हारे ऐरा खैरा नत्थु खैरा नहीं है, ये एक पढ़ा लिखा बंदा है। सीए की पढ़ाई करने के लिए, सीए की पढ़ाई करने के लिए बहुत पैसे के साथ साथ बहुत टाइम लगता है, 4-5 साल का कोर्स होता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है, उसके बाद उसकी बड़ी ट्रेनिंग होती है, और उसको जो सर्टिफिकेट मिलता है वो हमारे यहाँ पे एक आईसीआई की बॉडी है वो सर्टिफिकेट देता है। ऐसे मैंने सीएस और सीएमए के बारे में बताया, सब कुछ समझाने के बाद तब आपको समझ में अच्छा जो एग्जामिनेशन कर रहा है वो एग्जामिनेशन एक प्रॉपर बंदा है, पढ़ा लिखा बंदा है, इंडिपेंडेंट वाला बंदा है। हम रिलायंस कंपनी का मेन मालिक कौन है, मोटा भाई। हम अगर अंबानी जी पे भरोसा नहीं कर सकते तो रिलायंस कंपनी का जो ऑडिटर है उस पर भरोसा कर सकते कि नहीं कर सकते। अब आप बताओ जो क्वेश्चन आपके दिमाग में आया वही क्वेश्चन गवर्नमेंट दिमाग में आती है। तो ये लोग प्रॉफिट किसको दिखाते हैं, आरओसी। आरओसी का मेन मालिक कौन है, एमसीए। एमसीए मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, और एमसीए किसके अंदर आता है, वित्त मंत्रालय के अंदर आता है। अरे फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर में आता है, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री किसका है, मोदी जी का है। तो मोदी जी कैसे भरोसा करेंगे कि रिलायंस अडानी टाटा ये जो प्रॉफिट दिखा रहे वो सही प्रॉफिट दिखा रहे। क्योंकि पता है भाई इनकम पे टैक्स लगता है, अगर इनकम दिखाएंगे तभी तो टैक्स मिलेगा, लॉस पे टैक्स लगता है क्या। तो ये जो इनकम दिखा रहे वो सही दिखा रहे नहीं दिखा रहे। तो हम बोले भाई जो तेरा ट्रस्ट का इशू आया ना, गवर्नमेंट का सेम ट्रस्ट का इशू है। जब गवर्नमेंट ऑडिटर पे भरोसा कर रही है तो का मूल्य तुमको भी तो भरोसा करना ही पड़ेगा। आप बताओ ऑडिट, अच्छा तुम बताओ, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। आपने पूछा रिलायंस कंपनी का, और रिलायंस कंपनी का बुक्स ऑफ अकाउंट कौन बनाता है, मैंने बोला मोटा भाई, मैंने बोला मोटा भाई। फिर आपने बोला रिलायंस कंपनी का बुक्स ऑफ अकाउंट चेक कौन करता है, हम बोले नीता भाभी। नीता भाभी चेक करती है। अच्छा तो सर नीता भाभी वेरीफाई कौन करता है, हम बोले नीता भाभी के प्रोडक्ट जो लोग हैं वो लोग वेरीफाई करते हैं। आप बोलोगे कि सारा खानदान मिल करके बना रहे चेक कर रहे हैं, घपला तो हो ही सकता है। इस केस में आप पैसा लगाओगे या, अरे बोलना भाई पैसा लगाओगे। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ रिलायंस कंपनी का ऑडिट खानदान तो बनाता है, एक एग्जांपल है, खानदान तो बनाता है पर वेरीफाई करने वाला थर्ड पार्टी है, जिसको खानदान में कोई इंटरेस्ट, ना तो कोई पर्सनल इंटरेस्ट है ना कोई प्रोफेशनल इंटरेस्ट है। तो बोलते हैं ना फ्यूड्यूसरी पोजीशन बोलते हैं, फ्यूड्यूसरी रिलेशनशिप बोलते हैं। किसी भी टाइप का फ्यूड्यूसरी रिलेशनशिप रिलायंस कंपनी में नहीं है। तो क्या आप भरोसा होगा कि नहीं भरोसा होगा, भाई भरोसे पे दुनिया चल रही है, आपको भरोसा करना पड़ेगा। तो बहुत होता है लोग यहाँ पे जज को खरीद लेते हैं, वो अलग बात है, इफ एंड बट छोड़ो, वो होने वो सब छोड़ दो, मेरा बात करो। अब ऑडिटर का जो ओपिनियन आएगा, अरे सुन ले भाई, ऑडिट पास ना, थोड़ा सा नॉलेज हो जाएगा, भाई कुछ ऑडिट पूछ, कुछ नहीं जानता तुम लोग। अभी खाली समुद्र में 1 पाँव डाला और 1 ठो उंगली डूबी है,
अभी डूब जाएगा समुद्र में, इतना हल्का मत ले भाई, अच्छे से शिद्दत से सुन, वैसे भी हफ्ता में एक तो क्लास मिलता है, ध्यान समझ भाई। तो अब ऑडिटर का जो ओपिनियन आएगा उस पर भरोसा होगा या नहीं होगा, जैसे गवर्नमेंट को भरोसा होगा वैसे आम पब्लिक को भरोसा होगा। आज अगर आपको बोलता हूं रिलायंस कंपनी का ग्रोथ होने वाला, आप शेयर परचेज कर लो, आप आंख बंद करके शेयर परचेज कर लेते, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको बिलीव है कि रिलायंस कंपनी में जो भी काम हो रहा है वो सही से काम हो रहा है, रिलायंस कंपनी का जो भी ऑडिट हो रहा है वो ढंग से हो रहा है, रिलायंस कंपनी जो भी प्रॉफिट दिखा रही है वो ढंग से दिखा रही है, तभी तो आप अपना पैसा लगा रहे हो। अगर आपको बिलीव नहीं होता तो आप पैसा लगाते क्या? बोल भाई, पैसा लगाते क्या? नहीं। ऑडिट इसलिए किया जाता है कि भाई इंडिया के अंदर या वर्ल्ड के अंदर लोग कंपनी ट्रस्ट कर पाए, गवर्नमेंट अपने देश की कंपनियां पे क्या कर पाए, ट्रस्ट कर पाए। अब आप बताओ, इंडियन मतलब जो देश के आम पब्लिक हैं वो घरेलू कंपनी पे भरोसा नहीं कर रहे हैं, तो दूर देश में बैठा हुआ आदमी लोग क्या भरोसा करेगा? जब इंडियन ही रिलायंस कंपनी भरोसा नहीं कर रहे तो क्या फॉरेनर इन्वेस्टमेंट करेगा? जब इंडिया के अंदर एफडीआई नहीं आएगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, तो देश का कैसे भला होगा? तो इंडियन भरोसा करे, बाहर के लोग भरोसा करे, इंडिया के स्टॉक मार्केट लोगों भरोसा रहे, सेबी भरोसा करे, गवर्नमेंट भरोसा करे, तभी तो स्टेबिलिटी आएगी, तभी तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आएगी, अदरवाइज कैसे आएगी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी? दैट इज वाई ऑडिटिंग करना बहुत जरूरी है। लोग एक मेजर जो ट्रस्ट इश्यूज है वो मेजर ट्रस्ट इश्यूज क्या रहे, खत्म हो जाए, और बराबर लोग विश्वास करते रहे और आंख बंद करके पैसा लगाते रहे। मैं एक फिगर बोलने जा रहा हूँ, सुन करके तुम्हारा हालत खराब हो जाएगा। अमेरिका में 22% लोग इन्वेस्टमेंट करते स्टॉक मार्केट में, अमेरिका में 22% लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते, इंडिया में ओनली 2%, इंडिया में ओनली 2%। बट ज्यादा कंफ्यूज मत होना, 22% मिल करके, 22% मिल करके अगर वो 2,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट करते हैं, इधर 2% मिल करके 1,000 इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो हम लगभग अमेरिका के आसपास है, मतलब आधे से थोड़ा सा ऊपर है। अब सोचो अगर ट्रस्ट थोड़ा सा और बढ़ जाए, ट्रस्ट अगर थोड़ा सा और बढ़ जाए, अगर ये 2% से 10% हो जाए, तो इंडियन स्टॉक मार्केट में पैसा ज्यादा आएगा। जब इंडियन स्टॉक मार्केट में पैसा ज्यादा आएगा तो हमारे स्टॉक मार्केट का वैल्यूएशन ज्यादा होगा। अब जब जैसे ही स्टॉक मार्केट का वैल्यूएशन ज्यादा होगा तो पूरे वर्ल्ड का निगाह भी कहां पर आएगा, इंडियन में आएगा, इंडिया में आएगा। और आपको पता है अमेरिका इतना आगे क्यों बढ़ा है, क्योंकि पूरा वर्ल्ड पैसा कहां लगाता है, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। वैसे जैसे ही इंडिया का वैल्यूएशन बढ़ेगा तो लोग पूरे वर्ल्ड के लोग इधर भी तो निगाह करेंगे, तो अगर कुछ पैसा अमेरिका जा रहा तो कुछ पैसा इंडिया में आएगा, तो हमारे देश का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा कि नहीं होगा? तो ऑडिट करना बहुत जरूरी है भाई। अगर ऑडिट नहीं होगा तो लोग भरोसा कैसे करेंगे? ऑडिट क्यों किया जाता, क्लियर हुआ? एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया तो समझ में आया? फाइव स्टूडेंट, आपको सोते सोते समझ में आया भाई? तो सुबह बैठे होंगे, समझ में आया सबको? चलो, ओके ओके। अब ऑडिट कैसे करते हैं, अब ऑडिट कैसे करते हैं आपको समझा रहे हैं। देख भाई, हम मेरे इतना मेरे पास बल नहीं हम बैठ के तुम लोगों को शांत कराए, हम बोलते रहेंगे बोलते रहेंगे, तुम अपना काम करते रहना। जिसको तुरंत पकड़ में आ जाओगे, रडार चल रहा है। अच्छा, अब ऑडिट कैसे करते, प्रोसेस ऑफ ऑडिट, व्हाट इज ऑडिट, क्लियर है? अरे व्हाट इज ऑडिट, क्लियर है? ठीक है, ऑडिट क्यों करते भी क्लियर है, ऑडिट कैसे किया जाता अब ये बता। अब ये देखो चलो, कोई यहाँ पे सीए फॉर्म वगैरह में काम किया है? अगर कोई किया होगा तो मेरे बात से रिलेट करेगा, चलो कोई बात नहीं। इन द ऑडिटिंग, इन द ऑडिटिंग
ए भाई सुनो, इन द ऑडिटिंग, अरे सुन ले भाई, इन द ऑडिटिंग ऑडिटर क्या करता है, क्या करता है, घुंघरू पहन के डांस करता है क्या? इन द ऑडिटिंग ऑडिटर क्या करता है, ओपिनियन देता है। अरे ऑडिट में ऑडिटर क्या करता है, ओपिनियन देता है। ओपिनियन किसके ऊपर बेस्ड होता है, एविडेंसेस पर। आप सुनो, आपने किसी को चोरी करते हुए देखा तो आपका ओपिनियन क्या होगा, सर चोर चोट्टा है ना। आपने अच्छा तो एविडेंस मिला, अरे आपने किसी को चोर बोला ऐसे रेंडमली कि हमको सपना आया था चोर बोल देंगे तुमको, ऐसे ही बोल दोगे क्या? आपने कोई एविडेंस पकड़ा होगा तभी तो चोर बोला होगा। इसका मतलब ऑडिटर, का मतलब ऑडिटर ने जो ओपिनियन दिया वो किसके ऊपर बेस्ड होगा, एविडेंस पे बेस्ड होगा। विदाउट एविडेंस, आपको पता है ना कोर्ट में क्या एविडेंस, एविडेंस पे ही तो जज फैसला सुना। तो ऑडिटर ने जो भी ओपिनियन दिया वो किसके ऊपर बेस्ड है, एविडेंसेस बेस्ड है। क्वेश्चन उठ रहा है, सर एविडेंसेस कलेक्ट कैसे करेगा, कलेक्ट कैसे करेगा, बाय फॉलोइंग ऑडिट प्रोसीजर। पहले ये चार चीज याद करो। इन द ऑडिटिंग ऑडिटर एक्सप्रेस एन ओपिनियन, इन द ऑडिटिंग। देख भाई इतना मेहनत क्यों किया जा रहा है, आपका काम आसान हो पाए, वरना ऑडिट का पूरा बेयर एक्ट है, बेयर एक्ट पढ़ोगे माथा में माथा खराब हो जाएगा तुम्हारा। कभी नींद का प्रॉब्लम है, एक बार ऑडिट पढ़ ले समझ में आ जाएगा नींद कितना प्यारा लगता है उस वक्त। इन द ऑडिटिंग, इन द ऑडिटिंग ऑडिटर एक्सप्रेस एन ओपिनियन। ये ओपिनियन किसके ऊपर बेस्ड होता है, ऑडिट एविडेंसेस, एविडेंसेस बाय फॉलोइंग ऑडिट प्रोसीजर। अब ये जो ऑडिट प्रोसीजर होते हैं ना, दो प्रकार का होता है, रैप एंड फैप। रैप मतलब रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, बोलना भाई, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। ये कहाँ लिखा गया, ऐसे 315 लिखा गया, ऐसे 315। और दूसरा पहला है रैप, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। नेक्स्ट क्या है, फैप, फर्दर असेसमेंट। तो दो प्रकार का ऑडिट प्रोसीजर होता है, रैप एंड फैप। रैप मतलब रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, फैप मतलब फर्दर असेसमेंट प्रोसीजर। ठीक है सर, रैप क्या होता है, पहले रैप के बारे में तो फिर फैप के बारे में। रैप का मतलब होता है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। एज्यूम करो आप सब ऑडिटर है, आप सब क्या है, ऑडिटर। फील नहीं हो रहा है, खुद को गिरा लिए हो, हम तो गिरे हैं सर, पहले भी वैसे थे, अभी भी वैसे रहेंगे, आगे भी ऐसे रहेंगे। अरे फील करना, ऑडिटर है, गया ऑडिट ऑडिट करने, गया ऑडिट करने, ठीक है आईटी से बात नहीं कर, गया ऑडिट करने के लिए, कहाँ गया, बड़ी बड़ी कंपनी में, रिलायंस कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनी में ऑडिट करने गया। ऑडिटर का भाई जो इज्जत होता है, दमाद का, कसम बता रहे, कसम बता रहे, ऑडिटर का जो इज्जत, हम तो भाई वो भोग के आए हैं, बिना शादी का वो फीलिंग आ चुका है। सच बता रहे, ऑडिटर का जो इज्जत लगता है भगवान साक्षात जन्म लेके मतलब अवतार लिए है। कोई अगर इसलिए पूछे कोई ऑडिट किया तो भाई एक बार बोलो, कोई किया है ऑडिट, तब हम ही को मिला ऐसा बैच, कोई कोई तो निकले भाई। ऑडिटर का जो इज्जत होता है ना भाई, खाना पीना तो पहले पूछा जाएगा, सर आपके प्रेफरेंसेस क्या, वेज या नॉन वेज। वो प्रेफरेंसेस तक पूछा जाता है। आपका अलग एक केबिन होगा, एक अलग से ऑफिस। आपने किसी, अगर आपको खांसी तक आ गया, सर क्या हुआ, सर क्या हुआ, ये ऐसा वाला हिसाब होता है, भयानक इज्जत मिलता है। और सोचो ये छोटा मोटा कंपनी इतना इज्जत करती है, तो बड़ा कंपनी, अरे मैं कलकत्ता का भिखारी कंपनी की बात कर रहा हूँ। हाँ, अरे कोई भी कंपनी, ये तुम्हारे रैंडमली, तुम लोग कोई भी शॉप होता है ना भाई, शॉप का भी ऑडिट होता है पता है ना, वो लोग इज्जत करता है, वो लोग इज्जत करता है इतना। छोटी मोटी फर्म की बात कर रहा हूँ, इतना इज्जत करता है, बड़ी कंपनी तो भाई बात ही छोड़ दो। हम क्या बोले, दमाद से ज्यादा इज्जत मिलता है, इतना इज्जत मिलता है। रीजन क्या है, रीजन क्या है, रीजन क्या, अगर उसने कुछ उल्टा पुल्टा ऑडिट रिपोर्ट लिख दिया, फिर तो मेंबर हालत खराब कर देंगे। और तुम लोग का भी जिससे काम रहता है, आप समझ गया होगा, जिससे तुम लोग काम निकलवाना चाहता क्या करता है, इतना तो केयर अपने माँ बाप का भी नहीं किया होगा, जिससे काम इतना केयर उसका करता है। वही हाल यहाँ पे भी है, कंपनी भाई ऑडिटर का भयानक इज्जत करती है। क्यों करती है, क्योंकि कंपनी कुछ कांड करती है और उनको डर लगता है ऑडिटर कांड को पकड़ ना ले, इसलिए ना दे ट्राई टू मेक अ गुड रिलेशनशिप जो ऑडिटर आता है। पर ऑडिटर को भी क्या फॉलो करना पड़ता है, ऐसे, और ऐसे में बार बार लिखा गया, दामाद बनाएगा बनना मत। वहां बोलेगा कि सेवा करे, सेवा किया जाएगा, सेवा का आनंद लेना, पर ज्यादा इमोशनल मत हो जाना, ये सब लिखा गया है।
मतलब ये नहीं लिखा गया, कुछ और लिखा गया है, मतलब वर्ड समझाने का मतलब ये है। अब सुनो, ट्रैप का मतलब क्या हो गया। फॉर एग्जाम्पल आप सब ऑडिटर है, गए ऑडिट करने के लिए। जब आप ऑडिट करेंगे ना, पहले आप माहौल चेक करेंगे। पहले आप क्या चेक करेंगे, माहौल। भाई माहौल कैसा है। माहौल का मतलब उस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन है, उस कंपनी का मैनेजमेंट में कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, डिसीजंस कैसे लिए जा रहे हैं, जो कैशियर है, जो अलग अलग डिपार्टमेंट है उसको मैनेज कैसे किया जा रहा है। पता चला जो कैशियर है उसके दो हाथ है, मतलब उसके दो हाथ, दो हाथ समझ रहा है, एक हाथ पॉकेट में जाता है, एक हाथ गले में जाता है। तो समझ रहा है, वो उसके दो हाथ है, कुछ पैसा वो कंपनी के अकाउंट में ट्रांसफर करता है और कुछ पैसा वो अपने पॉकेट में डालता है। तो रिस्क कम है या रिस्क ज्यादा है। तो आप ना बस, मतलब आप जा रहे हो ना, हाव भाव चेक कर रहे हो, कंपनी का हाव भाव चेक कर रहे हो। एग्जाम्पल देगा तुमको, एग्जाम्पल, आप गए, पता किए कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कौन कौन बैठा हुआ है। तो दो महान व्यक्ति का नाम आया, विजय माल्या, नीरव मोदी। आप, उस कंपनी के डायरेक्टर कौन है, विजय माल्या, नीरव मोदी। कैसा फील हो रहा है, रिस्क कैसा है। बोले भाई रिस्क कैसा है, कम है या ज्यादा है। रिस्क रिस्क कैसा है, कम या ज्यादा। बहुत ज्यादा है ना। सुनो, आपने पता चला कि कंपनी के जो डायरेक्टर्स है, सुनो कंपनी के जो डायरेक्टर्स है वो नीरव मोदी है, विजय माल्या। देश छोड़ छोड़ के जो जो भागा सब डायरेक्टर उसके हैं। रिस्क क्या है, ज्यादा। आपको पता चला, हेलो, आपको पता चला जो कंपनी का अकाउंट्स बनाता है वो बीटेक किया है। जो कंपनी का अकाउंट्स पढ़ाता है, मतलब अकाउंट्स बना रहा है, वो क्या किया है, इंजीनियरिंग पढ़ाई किया भाई। इंजीनियरिंग, वो मशीनरी अकाउंट में क्या क्या कर रहा है पता ही नहीं, कौन सा नट बोल्ट ठीक कर रहा है मशीनरी अकाउंट में पता ही नहीं। आपको क्या रिस्क कम है या रिस्क ज्यादा है। सुनो, आपको ये पता चला कि जो स्टॉक, जहां पे स्टॉक रखा जाता है उधर पे कैमरा काम नहीं कर, कैमरा है पर काम नहीं कर रहा, बोला बैटरी खत्म हो गया। बोला जिसमें रिकॉर्डिंग होता है वो चिप खत्म हुआ, चिप में फाइल नहीं है। आपको ये पता चला कि जहां पे स्टॉक रखा गया है वहां पे गेट कीपर है, पर आज तक किसी ने देखा नहीं कौन गेट कीपर है। मतलब ईद का चांद बना है भाई, कभी तो निकलेगा, बोला कभी देखे नहीं आज तक। आपने पता किया, कोई तो देखा होगा, बोला सर गेट कीपर है, ऐसा बोला गया है पर देखे नहीं। रिस्क कैसा है, ज्यादा है। सुनो, आपको सुनो, आपको ये पता चला, आप घूमते घूमते पता चल रहा है, आपको ये पता चला जो भी, जो भी गोडाउन में माल आता है ऐसे ही रेंडमली उठा के रख दिया जाता है, कोई काउंट नहीं करता है, कोई वेट नहीं करता है, कोई इंस्पेक्ट नहीं कर रहा है। जो भी माल आता है उसका रिकॉर्ड तो होगा भाई, 1000 टन का अगर ऑर्डर दिए थे तो 1000 टन आना चाहिए। उसको रिकॉर्ड भी मैच नहीं कर रहा है, कोई बिल नहीं चेक कर रहा है, रिस्क कैसा है। यही होता है रिस्क असेसमेंट में, क्या होता है ना, आपको माहौल चेक करना पड़ता है। कंपनी है वो कैसी कंपनी है, कांडी कंपनी तो नहीं है जहां हर लेवल पर रिस्क दिख रहा है। हाँ भाई, तू कभी लिस्ट देखना फ्रॉड ऑफ कंपनी का, समझ में आ जाए, भयानक होता है। बट तेरे को अभी कुछ और बताएंगे। इंडिया में 99% जो ऑडिट रिपोर्ट होता है वो क्लीन होता है। हाँ इंडिया में, सुन ना भाई, इंडिया इंडिया में लेवल ऑफ करप्शन देखो। इंडिया में लेवल ऑफ 99.99% डिटॉल वाला क्लीन, पूरा क्लीन। जैसे डिटॉल साफ करता है, बोलते हैं पूरा, पूरा का पूरा कंपनी क्या है, क्लीन है। बोल। एक मिनट, एक मिनट, क्वेश्चन है, अरे सुन, क्वेश्चन क्या है, तुम तो क्वेश्चन तो तुम्हारे एग्जाम में नहीं आएगा क्या। मतलब कैसे बिहेव करते हैं तुम लोग। उसका क्वेश्चन है कि सर कंपनी ने कांड पे कांड मचाया है, मतलब गेट कीपर नहीं है, कैमरा काम नहीं कर रहा है, ठीक है, कैशियर ढंग से काम नहीं कर रहा है, तो ऑडिटर को क्या लेना देना, अपना ऑडिट करके निकलेगा। मम्मी एक तो कंपनी के लिए थोड़ी ऑडिट ये बनाई है, याद आया ना, 20 ऑडिट करना, यही क्वेश्चन था ना भाई तेरा, मतलब यही था ना क्वेश्चन तेरा। हाँ तो इसका आंसर सुन, इसका ना, धर्म नाम कोई चीज होता है, प्रोफेशनल स्क्रिप्टिज्म नाम का कोई चीज होता है। अभी मैं बोलूंगा तुम हंसना मत। हमको पढ़ाने के लिए तुम लोग किस लिए एडमिशन लिया है, पढ़ाने के लिए हम कुछ भी पढ़ा देंगे।
ये कौन सा बात हो गया? अरे पढ़ाने के लिए बोला ना, ऑडिट ही पढ़ाएंगे और कुछ और पढ़ाएंगे, सब्जेक्ट रहेगा ऑडिट। ये सब मतलब, ये सब मतलब नहीं होता ना भाई। प्रोफेशनल स्क्रिप्टिज्म नाम का कोई चीज होती है। अरे एथिक्स नाम का चीज होता है कि नहीं चीज होता है भाई? एक ऑडिटर है जिसका ऑलरेडी, सुनो, आप अगर इंडिया के सीए बनते हैं, आप अगर इंडिया के सीए बनते हैं, बहुत प्राउड वाली बात है, आपने वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम क्लियर किया है, ये प्राउड वाली बात है इंडिया के लिए। आप अगर ऑडिटर बनते, देश आप पे भरोसा कर रहा है, आपके, अरे सुन ले भाई, आपके एक ओपिनियन पर कितना लोगों का घर चल रहा है। आपका एक ओपिनियन अगर गलत हो गया, कितने लोग बेघर हो जाएंगे? अरे समझो कितने कंधा, आपके कंधे कितनी जिम्मेदारी है। रिलायंस कंपनी में करोड़ों लाखों लोगों ने पैसा लगाया, आपका गलती की वजह से लाखों करोड़ लोग बेघर होंगे नहीं बेघर होंगे? कितना पैसा लोगों ने लगाया स्टॉक मार्केट में, आपके कंधे पे ना एक जन का जिम्मेदारी नहीं, लाखों करोड़ों की जिम्मेदारी है। इससे आपका ओपिनियन मैटर करता है। और पब्लिक आप पे भरोसा करके उन्होंने अपने जीवन का कमाई लगाया है उस कंपनी के अंदर, और आप ही अगर गलत निकल जाएंगे तो किस पर भरोसा करेंगे? देश का ऑडिटर पे अगर लोग भरोसा नहीं करेंगे तो कंपनी में कौन भरोसा करने जाएगा? यही तो मैं समझाया। एक एथिक्स नाम का भी चीज होता है जो ऑडिटर पे लोग भरोसा करते हैं। तो वो चीज आपको फील नहीं आ रही है। जब आप जिम्मेदारी जब आप जिम्मेदारी लोगे ना, समझ में जिम्मेदारी होती है कि जब आपको पता है ना, ऑडिटर जब आप बनते हैं ना, वहां पे ऐसे वो ओथ होता है ना, ओथ, ऐसे इन लोगों का अपना खुद का है, करना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है सर कि टीचर हूं तो कुछ भी पढ़ा के निकल जाऊंगा, नहीं। एथिक्स नाम का चीज होता है भाई, जो पढ़ूंगा सही पढ़ाऊंगा, थोड़ा स्लो पढ़ाऊंगा, सही पढ़ाऊंगा, और आपके दिमाग में बैठा दूंगा। एथिक्स नाम का भी चीज आपको भी दिखेगा, एथिक्स कौन फॉलो कर रहा है कौन नहीं फॉलो कर रहा है, तभी तो आप जज करते हो किसका करेक्टर अच्छा है किसका करेक्टर खराब है। यहाँ पे इथिक्स वाली बात आती है भाई। वैसे तुम्हारा क्वेश्चन सही है, ऑडिटर को मतलब क्या है भाई? उन्हीं को मतलब है जो इथिक्स फॉलो करते हैं। सर क्या सारे ऑडिटर खराब है? आंसर इज नो। क्या सारे ऑडिटर सही है? आंसर इज नो, मिक्स मैच है भाई। सही भी है और कुछ खराब भी है। एग्जाम्पल तुम्हारे पहले क्लास में याद था, PWC, याद है? यही वाला बात है, इथिक्स वाली बात आती है, बस वही हिसाब और कुछ बात नहीं। अब तुम लोग डॉक्टर से, सुनो ना, डॉक्टर से ऑपरेशन करना चाहता है, भरोसा रखता है ना? अब डॉक्टर बोलता है ऑपरेशन द्वारा वहीं पे सीजर छोड़ देंगे, याद में, तुम्हारी याद में सीजर छोड़ देंगे पेट के अंदर, तो भरोसा तो कर देगा ना भाई, भरोसा कि हाँ भाई। और वही बात, भरोसा वाला चीज यहाँ पे है और कुछ नहीं। समझ आया? वो फुल्ली मैंने आंसर दिया होगा। तो सर ऑडिटर क्यों नहीं लगता है? लगता है भाई, लगता है, लगता है, लगता है, लगता है, लगता है, लगता है, लगता है। आगे पढ़ेगा। ऑडिट, सुन रहा, ऑडिट प्लानिंग, अरे सुन ना भाई, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, ऑडिट प्लानिंग, ऑडिट प्रोग्राम, ऑडिट सैंपलिंग बोल के बहुत सारी चीज होती है जो ऑडिटर को 7 साल तक रखना पड़ता है। और उस 7 साल के अंदर कभी भी अगर बुलावा आता है कोर्ट से तो वो सब डॉक्यूमेंट लेके जाना पड़ता है। प्लस आईसीआई के पास पूरा का पूरा पावर है कि अगर तुम रिटायर भी हो गए हो और तुमने 20 साल पहले कोई कांड किया है और उसका पकड़ में आ गया, अगर वो पकड़ में आ गया, तुमको रिटायर हो जाओगे तब भी बुलाया जाएगा, तूने कांड किया तो चल जेल जा। रीजन क्या है? रीजन क्या है? तुमने ऑडिट किया किसी कंपनी का, एग्जाम्पल, मैंने 2020 में किसी कंपनी का ऑडिट किया, 2040 में वो कंपनी पकड़ में आ गई, वो कंपनी पकड़ में आ गई और पता चला कि जो भयानक फ्रॉड हुआ था वो 2020 में हुआ था। चेक किया जाएगा ऑडिटर कौन है? चेक किया जाएगा ऑडिटर कौन है, तो बुलावा किसका आएगा? मेरा, जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता भाई कि ऑडिटर नहीं पकड़ता। कितने सारे ऑडिटर जेल में हैं, कितने सारे सर ऑडिटर, पर कितने सारे सर ऑडिटर पर केस चल अगर रहा है। हाँ, तो वहाँ पे प्रूफ प्रूफ वाला बात होता है। अब तुम कोर्ट वाला बात पूछ रहे हो मेरे से, हाँ वो प्रूफ वहाँ पे फिर वही खुद लू देखने फुल तो पर होता ही है। लू फुल तो होता ही है हर जगह, और वही तारीख पे तारीख चलता है। और सारे ऑडिटर के, अरे मैं बता रहा हूँ, मेरा दोस्त जिस फर्म में काम करता था, अरे मेरा दोस्त जिस फर्म में काम करता था उसके बॉस पकड़ा गए थे। जिस कंपनी को ऑडिट किए थे, सुनो ना, जिस कंपनी को ऑडिट किए तो कंपनी, अरे शांत हो जा भाई, जिस कंपनी को ऑडिट किए थे उसी वो कंपनी फ्रॉड में पकड़ा गई। तो मेरा दोस्त जहाँ पे काम करता था उसके बॉस को बुलाया गया कोर्ट में। जब भी बुलावा आता जाना पड़ता, जब जाते हैं ना पूरा गाड़ी भर करके वो एविडेंस लेके जाते हैं। जब आप ऑडिट करते हो ना, सब कुछ रिटर्न लिखना पड़ता है कि आज मंडे था तो मंडे के दिन मैंने क्या क्या किया, सब कुछ लिखना पड़ता है। अरे कभी जब ऑडिट करेगा समझ में आ जाएगा, बहुत कुछ लिखना पड़ता है।
जो लिखोगे ना वो 10 साल तक रखना पड़ता है। कल को कभी पकड़ा गए तो बताना पड़ेगा फलाने तारीख को मंडे था, इस दिन ये काम किए थे। सब पूरा भयानक लेवल पे काम होता है, तुम्हारे सोच के विपरीत सोच नहीं सकते हो कितना डीपली काम होता है। वो जब तुम ऑडिट करेगा तब समझ में आएगा। समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं है कि तुम ऑडिटर है तो कुछ भी करके निकलेगा, नहीं, तुम्हारा भी होगा वेरिफिकेशन अगर कंपनी फंसती है तो। समझ में आ रहा है मेरा बात? चलो आगे बढ़ते। ट्रैप का मतलब क्या हो गया? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। अच्छा, रिस्क में क्या होता है? हम लोग ओवरऑल कंपनी के रिस्क का एनालिसिस करते हैं, कंपनी का हाव भाव चेक करते हैं, मैनेजमेंट का हाव भाव चेक करते हैं, मैनेजमेंट कौन है, डायरेक्टर्स कौन है, किस एरिया में रिस्क ज्यादा है, किस एरिया में रिस्क कम है। अच्छा, रिस्क समझ में आया? अरे रैप समझ में आया? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। नेक्स्ट क्या है? फाइव। फाइव का मतलब फर्दर असेसमेंट प्रोसेसर। भाई ये दो प्रकार का होता है, एक होता है कंप्लायंस, एक होता है सब्सटेंटिव। एक होता है कंप्लायंस, एक होता है सब्सटेंटिव। कंप्लायंस हम लोग चेक करते हैं कंट्रोल सिस्टम, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। सर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम क्या होता है? फ्रॉड एंड एरर को कंट्रोल करने के लिए, फ्रॉड और एरर ज्यादा ना हो जाए उसके लिए हम लोग डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट बनाए हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं, तो अपने मेजर कंट्रोल बोलते हैं। तो फ्रॉड और एरर को कंट्रोल करने के लिए, फ्रॉड और एरर ना हो उसके लिए हमने बहुत सारे पॉलिसीज बनाए हैं, बहुत सारे प्रोसीजर फॉलो किए, बहुत सारे डिपार्टमेंट फॉलो किए हैं। इस पूरे प्रोसीजर, इस पूरे पॉलिसीज, इस पूरे डिपार्टमेंट का नाम क्या है? इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। तो सबसे पहले ऑडिटर आएगा, क्या चेक करेगा? रैप। क्या चेक करेगा? रैप। तो ऊपर ऊपर देखेगा मैनेजमेंट में कौन है, डायरेक्टर कौन है, ये कौन है, वो कौन है। समझा? उसके बाद वो क्या चेक करेगा? फैफ। क्या चेक करेगा? फैफ। फैफ में सबसे पहले क्या अप्लाई करेगा? कंप्लायंस। क्या अप्लाई करेगा? कंप्लायंस। कंप्लायंस वो चेक करेगा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम क्यों बनाया जाता है? फ्रॉड एंड एरर को बचाने के लिए। एक एग्जांपल दे रहा हूं, अगर कैशियर का वर्क एफओ, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, नाम सुना है? अगर कैशियर का वर्क एफओ वेरीफाई कर रहा है, का मतलब कैशियर का काम कौन वेरीफाई कर रहा है? एफओ। का मतलब कैशियर पे भरोसा कर सकते हैं। समझ रहा ना? सीएफओ का काम कोई और वेरीफाई कर रहा है तो भरोसा कर सकते, मतलब एक के ऊपर एक लेयर है, तब तो भरोसा कर सकते हैं। लेकिन कैशियर के काम को कोई वेरीफाई नहीं कर रहा है तो भरोसा कर पाओगे क्या? जो इंस्पेक्शन ऑफिसर है उसके काम को कोई वेरीफाई नहीं कर रहा है, अरे कहीं तो जाकर ट्रस्ट तो करना पड़ेगा। अरे एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक रहेगा, जब एक के ऊपर एक लेयर होती है तो भरोसा करते हैं। मेरा काम मिस्टर एक्स वेरीफाई करेगा, मिस्टर एक्स का काम मिस्टर वाई वेरीफाई करेगा, तभी तो ट्रस्ट मेंटेन होगा। लेकिन मेरा काम कोई नहीं वेरीफाई कर रहा है तो मैं तो टेकन फॉर ग्रांटेड ले लूंगा। कभी ना कभी तो मेरे मन में आएगा ना, अरे वेरीफाई तो कोई करेगा नहीं, तो चोरी चमारी कर लेते हैं। इस केस में होता है ना, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम चेक किया जा रहा है कि कैसे कंपनी ने फ्रॉड एंड एरर को चेक करने के लिए क्या क्या डिपार्टमेंट सेट किया है। आपका सेल्स डिपार्टमेंट अलग है, आपका परचेज डिपार्टमेंट अलग है, आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग है, मार्केटिंग अलग है। अच्छी बात है, हर एक डिपार्टमेंट आपने चेक किया। आपका कैशियर के ऊपर कोई बंदा है, कैशियर का काम कौन वेरीफाई कर रहा है? आपने जो माल फैक्ट्री से निकल रहा है उसका प्रॉपर वेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, प्रॉपर बिल कट रहा है कि नहीं कट रहा है, प्रॉपर काउंटिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कोई माल अगर फैक्ट्री के अंदर आ रहा है उसका प्रॉपर इंस्पेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये सब तो फ्रॉड और एरर का चांस होता है। आप कभी किसी स्टोर में शॉपिंग करने गए होंगे, देखिएगा जगह जगह कैमरा लगा हुआ है, आसपास सेल्स के पर्सन घूमते रहते हैं। कल को कुछ पॉकेट पॉकेट डालोगे तो पकड़ लेगा हाथ, इतना बड़ा भी हाथ मत रखो। ठीक है? प्लस आप जब कैशियर के पास जाते हो, मतलब काउंटर पे जाते हो, तो क्या करता है? वो कपड़ा के अंदर जो मैग्नेट लगा रहता है मैग्नेट को हटाता है, बिल करता है, बिल आपको देगा। जब आप गेट के बाहर जाओगे बिल को वेरीफाई करता है वो लोग, सामान काउंट करेगा कि बिल में लिखा था 5 सामान, ये तो 10 दिख रहा है, तो सामान तो भी काउंट करेगा। और उसके बाद एक पता है स्कैन लगा रहता है, मशीन से आप गुजरते हो, कल को कोई भी सामान विदाउट बिल लेके जाओगे तो वो अपना सायरन बजना स्टार्ट करता है। तो यही तो इसी को बोलते हैं इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। ये कंपनियां इतना क्यों करती है? पागल नहीं है, फ्रॉड एंड एरर को बचाने के लिए। अब बताओ अगर ये सब नहीं होता तो, एज्यूम करते हैं मॉल पूरा खुला हुआ है, गलती से आप एंट्री मारे, पता चला काउंटर सब, काउंटर पर जो जो आदमी सब उबासी ले रहे हैं, सब सो रहा है, काउंटर एकदम खाली, जो है तब अंगड़ाई लिए जा रहा है। ठीक है? आसपास कोई कैमरा नहीं है,
फिर तुम लोग अपना टैलेंट दिखाएगा। आज टैलेंट दिखाते हैं। चांसेस क्या है, ज़्यादा है ना, चांसेस क्या है, ज़्यादा है। लेकिन अगर जगह जहाँ पे कैमरा है, सारे सेल्स मैनेजर, सारे सेल्स पर्सन एक्टिव हैं, प्रॉपर मैग्नेटिंग का चिप लगा हुआ है, कपड़े वा जो भी लगा हुआ है सब में मैग्नेटिंग लगा हुआ है, प्रॉपर स्कैनिंग हो रहा है, सब कुछ आपके हरकतों, पता है ना, ये कैमरा को देखने वाला ही बंदा ऊपर में रहता है। अरे मॉल में जहाँ कैमरा रखता है ना, उसको वेरिफिकेशन करने के लिए भी आदमी रहता है ऊपर में, वहां पे प्रॉपर आपको तो फिजिकली देखा जा रहा है, ऊपर से भी कोई देख रहा है, प्लस सब कुछ किया जा रहा है, प्लस लास्ट में बिल करा कर जब आप जा रहे हैं तो आपका स्कैनिंग हो रहा है। ये सब क्यों किया जा रहा है? फ्रॉड और एरर से बचाने, गलती हो ना जाए, गलती हो ना जाए, इसी को बोलते हैं इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। ऑडिटर भी आता है ना तो कंपनी इंटरनल कंट्रोल सिस्टम चेक करता है कंपनी ने फ्रॉड एंड एरर को बचाने के लिए क्या क्या स्टेप्स फॉलो किया, क्या क्या डिपार्टमेंट सेट किया है। उसी एनालिसिस को अपने क्या बोलते हैं, कंप्लायंस प्रोसीजर। क्या बोलते हैं? कंप्लायंस। आफ्टर कंप्लायंस प्रोसीजर अब ऑडिटर अप्लाई करेगा सब्सटेंटिव प्रोसीजर। कंप्लायंस के बाद क्या अप्लाई करेगा? सब्सटेंटिव प्रोसीजर। सब्सटेंटिव मतलब अब दो तीन प्रकार का होता है, एक होता है वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन, एक होता है वाउचिंग और एक होता है वेरिफिकेशन। एक होता है आपका एनालिटिकल प्रोसीजर। एनालिटिकल प्रोसीजर में हम लोग एनालिसिस करते हैं फाइनेंशियल रेशियो। क्या चेक करते हैं? कि फाइनेंशियल रेशियो। सर वाउचिंग क्या होता है? इनकम और एक्सपेंडिचर का चेकिंग करना, मतलब पीएल अकाउंट को जब चेक करता है उसको बोलते हैं वाउचिंग, बैलेंस शीट को जब चेक करता है उसको बोलते हैं वेरिफिकेशन। समझ में आ रहा है? अगर वो बिल वगैरह को चेक करता है, मतलब इनकम को चेक कर रहा है, एक्सपेंसेस को चेक कर रहा है, उसको बोलेंगे वाउचिंग। ठीक है। अगर वो एसेट को चेक कर रहा है, लायबिलिटी को चेक कर रहा है, उसको क्या बोलते हैं? वेरिफिकेशन। ठीक है। अब सुनो, लोगों ने क्या हुआ ना, ऑडिट के दौरान ना लोग वेरिफिकेशन वर्ड यूज नहीं करते। लोगों को मन में आता है, जिसको भी टच करेंगे वो वेरिफिकेशन होगा, कोई टच करेंगे क्या होंगे? वेरिफिकेशन। समझा ना? जैसे एग्जांपल, बिल टच किया क्या हो गया? वेरिफिकेशन। या वाउचिंग। तो लोगों ने इस मतलब को रखा ही नहीं, हर हर जगह से सेल्स वाउचिंग, परचेज वाउचिंग करते रहते हैं। जो लोग भी ऑडिट करते हैं वाउचिंग वाउचिंग चिल्लाते, कभी भी जुबा पे वेरिफिकेशन वर्ड आता ही नहीं है। रीजन क्या है? उनको ये लगता है, उनको क्या लगता है, जिसको भी टच करेंगे क्या है? वाउचिंग। अरे भाई, सेल्स बिल को टच करेगा क्या रहेगा? वाउचिंग। परचेज बिल को चेक करेगा क्या रहेगा? वाउचिंग। ठीक है। खर्चे वर्चे का जो बिल चेक किया हो, वाउचिंग। डेटर क्या होता है? डेटर क्या होता है कंपनी के लिए? एसेट। तो डेटर को चेक करेगा, छुएगा, हरासमेंट केस हो जाएगा। इसीलिए वहां पे वर्ड क्या है? वेरिफिकेशन। वहां पे वर्ड क्या है? वेरिफिकेशन। तो जिसको भी टच करेगा वाउचिंग नहीं होता। अब ये हंस रहे तुम लोग, रियलिटी में जो ऑडिट करता है ना, हर वक्त बोलता है वाउचिंग किए, वाउचिंग किए, वाउचिंग किए। पता है, बोलता है डेटर का वाउचिंग किए। हर चीज में वाउचिंग वाउचिंग चिल्ला देता है। ऐसा नहीं होता भाई। वाउचिंग मतलब एक्सपेंसेस और इनकम को चेक करना, एक्सपेंसेस और इनकम को चेक करना। और वेरिफिकेशन मतलब एसेट और लायबिलिटी को चेक करना। क्या हुआ, थक गया तुम लोग? ज्यादा पढ़ लिया क्या? हम ये चीज को 10 मिनट में पढ़ा सकते थे, हमको कोई शौक नहीं डीप में जाके पढ़ाने का। 10 मिनट में खत्म कर देंगे। मैराथन में आना, देखना कितने मिनट खत्म करेंगे सेम चीज को। पेड बैच का आनंद उठाओ। है नहीं, बस सुबह सुबह पकाया जा रहा है, पकाया जा रहा है, पकाया जा रहा है, पता नहीं क्या खा के आता रहा, ऐसा नहीं। सुनो ऑडिट का प्रोसीजर क्या होता है, सुनो ऑडिट का प्रोसीजर क्या होता है। पहला, ड्यूरिंग द ऑडिट ऑडिटर क्या फॉर्म करता है? बोलना भाई। ड्यूरिंग द ऑडिट ऑडिटर क्या फॉर्म करता है? ओपिनियन। क्या फॉर्म करता है? ओपिनियन। ओपिनियन किसके ऊपर बेस्ड होता है? एविडेंसेस। एविडेंसेस कैसे कलेक्ट करेगा? बाय फॉलोइंग प्रोसीजर। प्रोसीजर कितने टाइप्स के हैं? तो पहला, रैप एंड फैप। रैप मतलब रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, फैप मतलब फर्दर असेसमेंट प्रोसीजर। थैंक यू भाई, क्या क्या तुम। अच्छा, फैप कितने टाइप्स होते हैं? 3 होते हैं ना, वाउचिंग, वेरिफिकेशन, एनालिटिकल प्रोसीजर। वाउचिंग, वेरिफिकेशन, एनालिटिकल प्रोसीजर। एक बार फिर से रिपीट करते हैं ना। ड्यूरिंग द ऑडिट ऑडिटर क्या फॉर्म करता है? अब तुम्हारे मुंह से निकलना चाहिए। ड्यूरिंग द ऑडिट ऑडिटर फॉर्म ओपिनियन ऑन विच बेस्ड? एविडेंसेस। बाय कलेक्टिंग ऑडिट प्रोसीजर। ऑडिट प्रोसीजर कैसे कलेक्ट करेगा? हो गया कंफ्यूज? अब मेरा बारी, सुनो। ऑडिट के दौरान ऑडिटर क्या करता? ओपिनियन देता है।
ओपिनियन किसके ऊपर बेस्ड होता है? एविडेंसेस। एविडेंसेस कैसे कलेक्ट करेगा? बाय फॉलोइंग ऑडिट प्रोसीजर। ऑडिट प्रोसीजर कितने टाइप्स के होते हैं? दो, रैप एंड फैप। रैप का मतलब रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, फैप का मतलब फर्दर असेसमेंट प्रोसीजर। ठीक है, रिस्क में क्या करते हैं हम लोग? एरिया ऑफ रिस्क को चेक करते हैं, मैनेजमेंट को चेक करते हैं, डायरेक्टर को चेक करते हैं और लेवल ऑफ रिस्क को वेरीफाई करते हैं, किस एरिया में रिस्क ज्यादा और किस एरिया में रिस्क कम है। अच्छा, फैप में क्या करते हैं? तीन काम करते हैं, वेरिफिकेशन, वाउचिंग एंड एनालिटिकल प्रोसीजर। वाउचिंग मतलब इनकम एक्सपेंसेस को चेक करना, वेरिफिकेशन मतलब एसेट लायबिलिटी को चेक करना, और एनालिटिकल प्रोसीजर में बात करते हैं। एनालिटिकल प्रोसीजर में क्या होता है? तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, एनालिटिकल प्रोसीजर में क्वेश्चन आता है, भयानक क्वेश्चन आता है 10 नंबर का। सुनो, एनालिटिकल प्रोसीजर में ना ऑडिटर, एनालिटिकल प्रोसीजर ऑडिटर की फाइनेंशियल रेशियो को चेक करता है। क्या चेक करता है? की फाइनेंशियल रेशियो। सर ये की फाइनेंशियल रेशियो क्या है? एग्जांपल दे रहा हूँ, मत भाई पीछे मुड़ मत, ओ सुन, की फाइनेंशियल रेशियो क्या होता है सुनो। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आपने करंट रेशियो का नाम सुना है? करंट रेशियो, अरे इसका फॉर्मूला होता है ना, करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। रेशियो एनालिसिस का चैप्टर पढ़ा है ना, तो करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। अब सुनो, करंट रेशियो आया 1:4। करंट रेशियो क्या आया? 1:4। 1:4 का मतलब होता है एक ठो एसेट है, 4 ठो लायबिलिटी। मतलब अगर एसेट है 100 रुपया तो लायबिलिटी है 400। तो एसेट का 4 टाइम क्या है? एसेट का 4 टाइम्स क्या है? लायबिलिटी। सुन के कैसा लग रहा है? लग रहा है ना? आपको क्या लगा कंपनी बंद कर देना चाहिए, है ना? इसी को बोलते हैं गोइंग कंसर्न। जब आपके मन में फील आया कि एसेट 1 रुपया है, लायबिलिटी 4 रुपया है, तो कंपनी को बंद कर देना चाहिए, तो आपके बोलने से नहीं होगा। अब हम लोग को ना गोइंग कंसर्न को चेक करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? गोइंग कंसर्न को चेक। गोइंग कंसर्न को चेक करने का मतलब अब हम लोग पता करेंगे भाई, ये जो एसेट 1 रुपया है, लायबिलिटी 4 रुपया है, ये आया कैसे? ये आया कैसे? प्लस अब हम डीपली वेरिफिकेशन करेंगे, डीपली वाउचिंग करेंगे, प्लस प्लस या गोइंग कंसर्न को चेक करने के लिए एक प्रॉपर स्टैंडर्ड बनाया गया 715, वो 715 को फॉलो करेंगे कि गोइंग कंसर्न चेक कैसे होगा। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, किसी भी कंपनी का, एकदम सुनो, एकदम प्लीज सुनना, किसी भी कंपनी का करंट रेशियो अगर 1:4 है, तो आपको क्या लग रहा है? कंपनी को बंद कर देना चाहिए? नहीं, नहीं, कंपनी का गोइंग कंसर्न चेक होगा। कंपनी, अच्छा किसी को खांसी जुकाम हो गया, बोले कोरोना हो गया, तो कोरोना को ऐसे बोलेगा? तो क्या बात है? अरे किसी को खांसी जुकाम हो गया तो एक बार ब्लड टेस्ट तो करा ले भाई, एक बार एमबीबीएस को दिखा दे, हो सकता है वायरल फीवर की वजह से हो रहा है, हो सकता है रात को आइसक्रीम खा लिया खुशी खुशी में, मैसेज आ गया था। समझा मेरा बात? तो कहने का मतलब सुनना, कहने का मतलब किसी को खांसी जुकाम होने से तुम लोग टैग लगा देगा, को कोरोना करो, कोरोना हो गया तेरे को। और सुनो, एक मिनट, कोई 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 बीमार है, ऐसा लटका हुआ, तो क्या बोलते मरने वाला है? ये कौन सा बात हुआ? अरे पेशेंट को तुम लोग क्या बोला, तू मरने वाला? नहीं ना। ऐसी ही किसी कंपनी का, ऐसी अगर किसी कंपनी का एसेट 1:4 है, करंट रेशियो 1:4 है, तो तुम लोग टैग लगा दोगे तेरा तो कुछ होने वाला है, अब तू मरने वाला है, ऐसे नहीं होता। अगर किसी कंपनी का करंट रेशियो 1:4 है, तो हम लोग चेक करेंगे कि सामने वाले कंपनी का गोइंग कंसर्न है या नहीं है। जैसे किसी को खांसी जुकाम आने से कोरोना का टैग नहीं लगाते, ऐसे ही 1:4 का रेशियो है, कोई बात नहीं, अब हम चेक करेंगे आपका गोइंग कंसर्न है या नहीं है, आप फर्दर प्रोडक्शन करने के लायक है या नहीं है, आपको आपको जिंदा रखना है या नहीं रखना। पता है लिक्विडेशन, लिक्विडेशन मतलब वाइंडिंग अप करना, तो आपका वाइंडिंग अप होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अब उसके लिए ऑडिटर फिर से और वेरीफाई करेगा और डीपली ऑडिट करेगा। आते हेलो, ड्यूरिंग द ऑडिट, ड्यूरिंग द ऑडिट ऑडिटर क्या देता है? ओपिनियन किसके ऊपर बेस्ड होता है? एविडेंसेस। एविडेंसेस कैसे कलेक्ट होगा? ऑडिट प्रोसीजर को फॉलो करके। कितने टाइप्स के ऑडिट प्रोसीजर हैं? तो रैप एंड फैप। रैप में क्या चेक करते हैं? एरिया ऑफ रिस्क। फैप कितने टाइप्स का होता है? 3। वाउचिंग मतलब इनकम एक्सपेंसेस चेक करना, वेरिफिकेशन मतलब एसेट लायबिलिटी को चेक करना, एनालिटिकल प्रोसीजर मतलब की फाइनेंशियल रेशियो। अभी मैंने एक ठो का एग्जांपल दिया, आपने रेशियो एनालिसिस पढ़ा होगा, कितना सारा आपने रेशियो निकाला, डेट रेशियो निकाला था, ये रेशियो निकाला आपने। की फाइनेंशियल रेशियो में ना हम लोग मेन रेशियो चेक करते हैं, और वो मेन रेशियो ये बताता है कि सामने वाली कंपनी का
गोइंग कंसर्न है या गोइंग कंसर्न नहीं है, लिक्विडेशन में जाना चाहिए या लिक्विडेशन में जाना नहीं चाहिए। ये कैसे पता चलता है? बाई अप्लाइंग एनालिटिकल प्रोसीजर। बोले यहां तक समझ आया? लास्ट टॉपिक आज का लास्ट टॉपिक देखो भाई, एक होता है, सुनो, एक होता है मिस स्टेटमेंट और एक होता है मटेरियल मिस स्टेटमेंट। सुनो सुनो, एक होता है मिस स्टेटमेंट, एक होता है मटेरियल मिस स्टेटमेंट। मिस स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? मान लो चाय पानी का खर्चा था 5,000, आपने बुक्स में दिखा दिया 10,000, वो हो गया क्या? अच्छा, एक कंपनी है, एक, अरे 10-15 मिनट रुक जा भाई, 10 मिनट रुक जा, अच्छा चीज सिखा रहा हूँ, फायदा एग्जाम में आता है, जो सिखाने जा रहा हूँ एग्जाम में आता है। अब मैं तो ऐसा इसके पहले कुछ नहीं आता था क्या? वो भी आता था। तुम लोग तो अर्थ का अनर्थ निकालता हर बात का। सुनो मेरा बात, मिस स्टेटमेंट दो प्रकार का, एक होता है नॉर्मल मिस स्टेटमेंट। जैसे एक कंपनी है, रिलायंस कंपनी है, रिलायंस कंपनी का करोड़ों का टर्नओवर है, करोड़ों के उसके नेटवर्थ है, एसेट है, लाइबिलिटी है। अगर ऐसी कंपनी में अगर चाय पानी का खर्चा 5,000 के बदले 10,000 लिख दिया, 10,000 के बदले 20,000 लिख दिया, क्या यूजर्स के कॉन्फिडेंस में, क्या यूजर्स के डिसीजन में कोई फर्क पड़ेगा? फॉर एग्जाम्पल ये भाई साहब है, इन्होंने बोला हम तो रिलायंस कंपनी का शेयर लिया, मैंने बोला सुन ना भाई, रिलायंस कंपनी वाले ना 5,000 रुपया का एक्स्ट्रा चाय दिखाया है कि 5,000 रुपया का एक्स्ट्रा चाय पिलाया, तेरे साथ तो गलत हो गया। ये बोलेगा पागल है क्या? इतनी बड़ी कंपनी है, अगर 5-10 हजार का घपलाबाजी कर भी लिया तो फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन अगर मैंने इसको बोला रिलायंस कंपनी ने अपना बैलेंस शीट में 50 करोड़ का फेक एसेट दिखाया है, 50 करोड़ का फेक एसेट दिखाया है, उस एसेट का रियल लाइफ में कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। अब गलत है कि नहीं गलत है? तो अगर कांड बहुत बड़ा है, इससे यूजर्स के कॉन्फिडेंस में फर्क पड़ रहा है, इससे यूजर्स के डिसीजन में फर्क पड़ रहा है, उसको अपने बोलते हैं मटेरियल मिस स्टेटमेंट। क्या बोलते हैं? मटेरियल, बोलना भाई, मटेरियल मिस स्टेटमेंट। तो अगर एग्जाम में लिखा रहेगा ओनली मिस स्टेटमेंट, क्या यूजर का कॉन्फिडेंस से फर्क पड़ेगा? अगर सिर्फ और सिर्फ मिस स्टेटमेंट लिखा गया मतलब एरर, एरर मतलब फ्रॉड मतलब छोटा मोटा फ्रॉड, छोटा मोटा 5,000 खर्चा 10,000 दिखा दिया, या चाय पानी नहीं पिया था फिर बोल दिया चाय पानी पिए थे, 5,000 10,000 20,000 खर्चा से जो करोड़ों का नेटवर्थ है उससे फर्क पड़ने वाला नहीं। ये हो गया तुम्हारा मिस स्टेटमेंट। मैं ऐसा क्यों पढ़ा रहा हूँ, तुम्हारे कैलकाटा में ही बहुत सारे टीचर पढ़ाते हैं, देखो बुराई नहीं करना चाहता, रियलिटी है, लोग पढ़ाते हैं, और मैंने भी मैराथन में सुना है कि क्लीन रिपोर्ट का मतलब सब कुछ सही होता है। अभी मैं आऊँगा उस पर, आपको एक सही नॉलेज देने की कोशिश कर रहा हूँ भाई। मिस स्टेटमेंट दो प्रकार का होता है, एक होता है नॉर्मल मिस स्टेटमेंट, जहाँ पे तुमने चाय पानी खर्चा उल्टा सीधा दिखा दिया, कंपनी के यूजर्स पे कॉन्फिडेंस से फर्क पड़ने वाला नहीं है। और एक होता है मटेरियल मिस स्टेटमेंट, जहाँ पे अपने बड़ा कांड किया, उल्टा पुल्टा एसेट दिखा दिया, उल्टा पुल्टा खर्चा दिखा दिया। समझ रहा? इससे क्या है, कंपनी के नेटवर्थ में फर्क पड़ेगा, कंपनी के रेपुटेशन में फर्क पड़ेगा, कंपनी के जो यूजर्स है, जो मेंबर्स है, उनके कॉन्फिडेंस और डिसीजन में फर्क पड़ेगा। तो अब कंपनी के लिए कौन सा पड़ा है, मिस स्टेटमेंट या मटेरियल मिस स्टेटमेंट? मटेरियल मिस स्टेटमेंट। बात करते सुनो, 4 प्रकार का ऑडिट रिपोर्ट होता है। ऑडिट रिपोर्ट कितने टाइप्स के होते हैं? 4 प्रकार का ऑडिट रिपोर्ट होता है। हम कॉपी शेयर कर देगा, ठीक। पहला होता है क्लीन, पहला क्या होता है? क्लीन। दूसरा होता है आपका मॉडिफाइड, एडवर्स, डिस्क्लेमर ऑफ एन ओपिनियन। इन तीनों को मिला के बोलते हैं क्वालिफाइड रिपोर्ट। तो भाई ऑडिट रिपोर्ट सुनो, एग्जाम में क्वेश्चन आता है टाइप्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, 5 नंबर क्वेश्चन आता है, ठीक है। 4 प्रकार का ऑडिट रिपोर्ट होता है। पहला क्या होता है? क्लीन, क्लीन बोलते हैं, क्लियर रिपोर्ट बोलते हैं, अनक्वालिफाइड रिपोर्ट बोलते हैं, अनमोडिफाइड रिपोर्ट बोलते हैं, मतलब क्लीन का ही 4-5 नाम है, ठीक है। पहला होता है क्लीन, पहले नाम याद करो, पहला होता है क्लीन, दूसरा होता है मॉडिफाइड,
तीसरा क्या होता है? एडवर्स। चौथा क्या होता है? डिस्क्लेमर ऑफ एन ओपिनियन। ठीक है, सबसे पहले क्लीन का मतलब सब कुछ ठीक है। क्लीन मतलब क्या है? सब कुछ ठीक है। अगर कहीं पे थोड़ा बहुत मिस स्टेटमेंट आ भी गया, चाय पानी का खर्चा कहीं कुछ उल्टा पुल्टा हो भी गया, तो उससे यूजर्स के कॉन्फिडेंस में, डिसीजन में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इस केस में हम जो रिपोर्ट देंगे उसका रिपोर्ट का नाम क्या होगा? क्लीन। मतलब जहां पे सब कुछ सही है, आप प्रॉपर अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हैं, 5 चीज बताए थे, 5 चीज। आपका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बहुत अच्छा है, आप प्रॉपर अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हैं, प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं, प्रॉपर लॉ फॉलो कर रहे हैं, आपका सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। तो इस केस में ऑडिटर जो रिपोर्ट देगा उसको क्या बोलेंगे? क्लीन ऑडिट रिपोर्ट। क्या बोलेंगे? क्लीन या क्लियर। क्लीन या क्लियर ऑडिट रिपोर्ट। ठीक। अब सुनो, इंडिया में 99.99% यही रिपोर्ट आता है, ऑडिटर लोग यही रिपोर्ट देते हैं। इसीलिए सीएलओ का एक सौतन है, उसका नाम है एफआरएफ। सीएल होगा ना, सीए बॉडी का एक सौतन है, उसका नाम क्या है? एफआरएफ। पता क्या बोलता है? नेफ्रा, अच्छा सॉरी, नेफ्रा बोलता है। नेफ्रा, नेफ्रा, नेफ्रा पता क्या बोलता है? अगर इंडिया में 99.99% ऑडिट रिपोर्ट क्लीन है, तो फिर ऑडिट हो ही क्यों रहा है? आप बिलीव करो, नेफ्रा 2000 अभी रिसेंटली नेफ्रा को बुलाया गया, मोदी जी की कार में नेफ्रा आया है। नेफ्रा बोलता है कि जब 99.99% ऑडिट रिपोर्ट क्लीन है, तो दो डाउट आ रहा है। पहला, या तो ऑडिटर अपना काम ढंग से नहीं कर रहे, या हमारे देश की सारी कंपनियां, जब ऑडिटर अपना काम ढंग से नहीं कर रहे तो ऑडिट करवाना ही क्यों है? तो अरे सुनो, सीए लोग का जॉब के पीछे पड़ा नेफ्रा। जब बहुत जल्दी अगर कभी सुनाई पड़ गया, कभी लाइफ के किसी भी एरा में अगर ये सुनाई पड़ गया कि आज से ऑडिट बंद, सरप्राइज मत होना, मेरा क्लास याद कर लेना, क्योंकि नेफ्रा पीछे पड़ा हुआ है सीए के। जो सीए इंस्टीट्यूट का बॉडी है आईसीआई, उसके पीछे पड़ा है। बोलता है तुम्हारे सारे के सारे ऑडिटर मिल करके 99.99% ऑडिट क्लीन देते हैं। दो ही बात हो सकता है, या तो तुम्हारे ऑडिटर ढंग से काम नहीं कर रहे, या दूसरा बात हो सकता है हमारे देश की कंपनियां बड़ी ईमानदार हैं। जब ईमानदार हैं तो ऑडिट कराने का जरूरत क्या है? जब ईमानदार हैं तो ऑडिट कराने का जरूरत क्या है? दूसरा, अगर तुम्हारा ऑडिटर ढंग से काम नहीं करा रहा है तो ऑडिट कराने का जरूरत। नफरा तो हाथ धो के पीछे पड़ा है भाई, नहा धो करके। भाई सर बता रहे, ये इंस्टीट्यूट परेशान है नेफ्रा की वजह से। हर साल नेफ्रा दाग होता है ना, दाग लगाना, हर साल नेफ्रा के दाग लाके जाता है कि तुम्हारे ऑडिटर तो किसी काम के नहीं है। जब देखो तो क्लीन रिपोर्ट, क्लीन रिपोर्ट, क्लीन रिपोर्ट। और बहुत जल्दी मैं तो सरप्राइज नहीं हूँ अगर कभी सुनाई पड़ गया ये लोग के हाथ से ऑडिट चला गया, इसमें गलती सीए लोग का है, काम ढंग से नहीं कर। जब तुम अपना काम ढंग से नहीं करोगे, तुम्हारा मार्केट तो जाएगा ही जाएगा। समझ आ रहा है मेरा बात? तो हमारे देश में 99.99% कौन सा रिपोर्ट होता है? क्लीन रिपोर्ट। नेक्स्ट देखो, मॉडिफाइड रिपोर्ट। मिस स्टेटमेंट कितने टाइप्स होता है? कितने टाइप्स होता है मिस स्टेटमेंट? अरे मिस स्टेटमेंट पूछा दो ना, एक होता है नॉर्मल वाला, एक होता है मटेरियल। ज्यादा बड़ा कौन सा है? अगर मैं ऑडिट कर रहा था, ध्यान सुनना, मैं ऑडिट कर रहा था, मैं ऑडिट कर रहा था। अच्छा, किसके मन में भी ख्याल आ रहा है कि बहुत तकलीफ है? ख्याल आ रहा है क्या? बहुत तकलीफ है, पढ़ाई करना पड़ रहा है। सब प्लीज मत करो, सब प्लीज ग्रो अप। पता नहीं आपके साथ क्या होने वाला, आप भी नहीं जानते। सब मत अपने आप को लकी समझो कि आप ऑडिट पढ़ रहे हो और मेरे से पढ़ रहे हो। तारीफ कर रहा हूँ। ऑडिट सुनो, मैं ऑडिटर था, ऑडिट कर रहा था। सुनो, ऑडिटर था, ऑडिट कर रहा था, ठीक है। ऑडिट करते करते उसको एक जगह मटेरियल मिस स्टेटमेंट मिल गया। ऑडिट करते करते उसको एक जगह पे मटेरियल मिस स्टेटमेंट मिल गया। उस केस में कौन सा रिपोर्ट देगा? मॉडिफाइड देगा। ऑडिट करते करते उसको ना भर भर के गलती दिख, सेल्स डिपार्टमेंट में भर भर के गलती, परचेज डिपार्टमेंट भर भर के गलती। जो पेज पलट रहा है, डैश हर जगह पे वोमिटिंग किया हुआ है, हर जगह पे वोमिटिंग। कहीं भी कुछ भी चेक करने जा रहा है, हर जगह पे क्या है? गलती। मतलब यहाँ पे ना हर जगह पे, हर डिपार्टमेंट में मटेरियल मिस स्टेटमेंट है। उस केस में क्या देगा? क्या देगा? एडवर्स देगा। क्या देगा? एडवर्स। अगर ऑडिट के दौरान एक ठो गलती दिख गया, या ज्यादा दो ठो गलती दिख गया,
और वो गलती कौन सा, नॉर्मल वाला नहीं, मटेरियल मिस स्टेटमेंट। उस केस में कौन सा रिपोर्ट देगा, मॉडिफाइड। भर भर के गलती है तो परवेशिव बोलते, क्या बोलते, परवेशिव। अगर मटेरियल मिस स्टेटमेंट परवेशिव है, अगर मटेरियल मिस स्टेटमेंट क्या है, परवेसिव, मतलब भर भर के गलती है, हर जगह पे गलती है, तो कौन सा रिपोर्ट देगा। अरे भाई पीछे वाले मत कर प्लीज, मत कर, लास्ट में देखना। ये सुनना, इसका नाम क्या है। मैं ऑडिट कर रहा था, सुनो, मैं ऑडिट कर रहा था, भर भर के वोमिटिंग किया, हर जगह पे गलती। मैंने बोला एविडेंस दिखा, बोला नहीं है। मैंने बोला अरे मालूम दिखाया था एसेट 50 करोड़, हमने एसेट दिखा, बोलता गोडाउन बंद है। बोले, कहीं दिखा, तो बोलता नहीं, नहीं दिखाएंगे, नहीं दिखाएंगे, मतलब कॉपरेट नहीं कर रहे, कॉपरेट कर ही नहीं रहे। मतलब हम उससे एसेट मांग रहे हैं, एसेट नहीं दिखा रहा। हम बोले तेरा लाइबिलिटी कितना है, बोलता 50 करोड़। हम बोले 50 करोड़ है ना, दिखा 50 करोड़ लाइबिलिटी, 50 करोड़ लाइबिलिटी था। जब हम पता किए तो पता चला 100 करोड़ का लाइबिलिटी है। हमने जो ये एक्स्ट्रा 50 करोड़ का लाइबिलिटी आया, इसका डॉक्यूमेंट कहाँ है, तो नहीं है। मतलब ऑडिट एविडेंस मिला ही नहीं। अब उसके लिए एक वर्ड यूज करूंगा, एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस, बोलो ना, एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस। सफिशिएंट, पूरा सफिशिएंट, एप्रोप्रिएट, सफिशिएंट एंड नहीं होगा, एंड कहीं नहीं लिखा है, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस मिसिंग है। हर जगह पे गलती, हर जगह पे गलती है। मैंने बोला सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस दिखाओ, तो है ही नहीं। हम बोले उसको क्लाइंट को कि सुनो ना, मेरे को सेल्स बुक दिखाओ, बोलता है आज मंडे है। हम बोले दिखाओ, बोलता चुप रहे, बहुत बोलता है, जब देखो तो ऑडिट। 2 हफ्ता से दमाद का सेवा कर रहे, खुश रही है क्या। हम बोले कोई बात नहीं है, परचेज दिखाओ, बोलता नहीं दिखाएंगे। हम उसको बोले सुन भाई, अपना गोडाउन तो चेक करा, हम फिजिकली फिजिकली इंस्पेक्ट करेंगे, तुम्हारे पास कितना स्टॉक पड़ा है, बोलता गोडाउन नहीं खोलेंगे, जो करना है कर ले तू। मतलब यहाँ पे ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कोऑपरेटिव नहीं कर रहा है, यहाँ पे ना कंपनी कोऑपरेट नहीं कर रहा ऑडिट के साथ। अब ऑडिटर पता क्या बोलेगा, ऑडिटर पता क्या बोलेगा, तुम मेरे को कोऑपरेट नहीं कर रहे, जो जो एविडेंसेस मांग रहे वो वाला एविडेंस तुम नहीं दिखा रहे, हर जगह पे तुमने बड़ा बड़ा मटेरियल में स्टेटमेंट किया है, तू मेरे ओपिनियन के लायक ही नहीं है, जा। अरे ऑडिटर का काम क्या है, तो ऑडिटर क्या बोलता है, तूने ना तो एविडेंस दिया ना भाई, ऑडिटर क्या बोलता है, तूने ना तो एविडेंस दिया, हर जगह पे तुमने मटेरियल मिस स्टेटमेंट कर करके बैठा है, पूछ रहा हूं तो कुछ बोल नहीं रहा है, सावन के घोड़ा की तरह बैठा हुआ है, कुछ नहीं, मुंह से आवाज निकल रहा है। तू मेरे ऑडिटर का लैंग्वेज सुनो, तेरी कंपनी मेरे ओपिनियन के लायक ही नहीं है, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। कितना गंदा बात है। हम इसको बोल रहे हैं यू आर नॉट वर्थ ऑफ माई ओपिनियन, ऑडिटर बोल रहा है कंपनी को यू आर नॉट वर्थ ऑफ माई ओपिनियन। ये सबसे गंदा रिपोर्ट होता है। जब ये बात सुनो, जब ये बात मेंबर को पता चला है कि ऑडिटर ने इतना बड़ा बात बोल के गया है कि कंपनी मेरे ओपिनियन के लायक ही नहीं है, मेंबर क्या करेंगे, मेंबर क्या करेंगे, क्या करें, घुंघरू पहन के डांस करेंगे, या घुंघरू पहनाएंगे डायरेक्टर लोग को, बोलेंगे चल अब डांस कर, और सब पैसा दिखा, निकाल कहाँ कहाँ खर्चा किया है। तो डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन आज तक किसी को मिला ही नहीं है, आज तक किसी को मिला नहीं। कि यहाँ पे ना ऑडिटर पता क्या बोलता है, तेरी कंपनी मेरे ओपिनियन के लायक ही नहीं है। कितने टाइप के रिपोर्ट होते हैं, 2 मिनट, इतना बेटा 2 मिनट, कितने टाइप के ओपिनियन होते हैं। पहला, सब कुछ सही है, सब कुछ सही है, कहीं कहीं पे मिस स्टेटमेंट है, तब भी कौन सा रिपोर्ट देंगे, क्योंकि तो मार्केट में पता क्या आ रहा है, क्लीन का मतलब गंगा की तरह पवित्र, कहीं पर भी गलती नहीं। पॉसिबल है क्या, हो थोड़ा बहुत तो चोरी चमारी तो होती होगी, तो अगर थोड़ा बहुत चोरी चमारी हो रही है, इससे यूजर्स के बेनिफिट में, यूजर्स के डिसीजन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, उनके कॉन्फिडेंस में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ऑडिटर कौन सा रिपोर्ट देगा, क्लीन। उसके बाद सुनो, ऑडिटर ने ऑडिट किया, एविडेंसेस सब कुछ है, एविडेंसेस बराबर मिला, बट एक जगह पे मटेरियल मिस स्टेटमेंट था, तो कौन सा रिपोर्ट होगा, क्वालिफाइड, क्या सॉरी मॉडिफाइड, क्या होगा, मॉडिफाइड। ऑडिटर ऑडिट कर रहे हैं, ऑडिट एविडेंस मिला, लेकिन हर जगह पे वोमिटिंग किया हुआ, हर एरिया में, हर पेज पे मटेरियल मिस स्टेटमेंट है। इसको बोलते हैं परवेशिव, क्या बोलते हैं, कि हर जगह भर भर के गलती किया, उसको क्या बोलेंगे, एडवर्स। लास्ट वाला तो भयानक है,
ऑडिटर ऑडिट कर रहे हैं, ना तो आप एविडेंस दे रहे हो, ना आप सपोर्ट कर रहे हो, हर जगह आपने वोमिटिंग किया है, हर जगह आपने गलती किया है। हम बोल रहे एविडेंस लाओ, बोलता नहीं है। हम बोले डॉक्यूमेंट दिखाओ, बोलता चुप रहे। सपोर्ट नहीं कर रहे, तो ऑडिटर बोलेगा यू आर नॉट वर्थ ऑफ माई ओपिनियन, तुम मेरे ओपिनियन के लायक ही नहीं हो। उसको क्या बोलेंगे? डिस्क्लेमर ऑफ। समझ में आया? 4 बार ऑडिट। अभी तक आज क्या पढ़े थे? ऑडिट क्यों किया जाता है? हेलो, ऑडिट क्यों किया जाता है? ट्रस्ट इश्यूज को मेंटेन करने के लिए, चाहे गवर्नमेंट का हो या आम पब्लिक का। ठीक, ऑडिट के दौरान ऑडिट क्या करता है? ओपिनियन देता है। ओपिनियन किसके ऊपर बेस्ड है? एविडेंस। एविडेंस कैसे कलेक्ट करेगा? बाय फॉलोइंग ऑडिट प्रोसीजर। कितने टाइप्स का ऑडिट प्रोसीजर है? रैप एंड फैर। रैप का मतलब रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, वहां पे एरिया ऑफ रिस्क चेक करेगा, कहां लिखा? ऐसे 315। फैप मतलब फर्दर असेसमेंट प्रोसीजर। 3 प्रकार का होता है, वाउचिंग, वेरिफिकेशन एंड एनालिटिकल प्रोसीजर। वाउचिंग मतलब पीएल अकाउंट को चेक करना, वेरिफिकेशन मतलब बैलेंस शीट को चेक करना, एसेट और लायबिलिटी। एनालिटिकल प्रोसीजर मतलब की फाइनेंशियल रेशियो, की फाइनेंशियल रेशियो को चेक करना कि गोइंग कंसर्न है या नहीं है। आपको पता है? आपको पता है वाउचिंग, वेरिफिकेशन, एनालिटिकल प्रोसीजर बोलते हैं टेस्ट ऑफ डिटेल्स। क्या बोलते हैं? टेस्ट ऑफ डिटेल। तुमको इतना याद नहीं, हमको पता है, चलो बता दिया। ठीक है, उसके बाद कितने टाइप के रिपोर्ट होते हैं? पहला रिपोर्ट मतलब सब कुछ सही है, थोड़ा बहुत अगर कहीं पे एरर है, डिस स्टेटमेंट है, उससे फर्क पड़ने वाला नहीं, तब भी कौन सा रिपोर्ट देगा? क्लीन। उसके बाद मतलब ऑडिट एविडेंसेस बराबर है, सफिशिएंट है, अप्रोप्रिएट है, बट एक ठो गलती है या 2 ठो गलती है और बड़ा वाला गलती है, कौन सा रिपोर्ट देगा? मॉडिफाइड। कौन देगा? मॉडिफाइड। अच्छा, भर भर के गलती है और भयानक गलती है, एडवर्स। सपोर्ट नहीं किया, सपोर्ट नहीं किया, एविडेंस नहीं दे रहा है, गाली दे रहा है, भगा दे रहा है, लात गुस्सा मार रहा है, तो क्या देंगे? यू आर नॉट माई, यू आर नॉट द वर्थ ऑफ माई ओपिनियन। हम कौन सा रिपोर्ट देंगे? डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। थैंक यू।